हेलो नमस्कार, एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। दोस्तों, आज हम लोग अपनी आर.एस. शर्मा एनसीईआरटी की ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 18 पढ़ने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे साउथ इंडिया के, डीप साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। यहां पर हम लोग डीप साउथ इंडिया की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने ये नोटिस किया होगा कि जो भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाए 1 से लेकर 17 तक, इन ऑल दीज चैप्टर्स मैंने आपको नॉर्थ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था। नॉर्थ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया इज डिस्कस्ड इन ऑल दी 17 चैप्टर्स, है ना। और अब हम लोग जो बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो बात करेंगे हमारी साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। सो वी विल डिस्कस द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन साउथ, डीप साउथ। ये डीप साउथ क्या है पहले वो समझ लेते हैं आसान सी भाषा में, और इस प्रकार का कुछ यहां पर रहने वाला है इंडेक्स। तो चलिए एक बार मैं आपको ना बताता हूं कि हम लोग यहां पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए ये हमारा, अगर मान लीजिए यहां पर कुछ इस प्रकार से एक साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आपको पता है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन रहता है, ये वाला पोर्शन है ना, दिस इज योर डेक्कन प्लाटो, है ना। रफली ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका क्या है, ये वाला जो पोर्शन है समवेयर ये आपका डेक्कन प्लाटो की तरह, मतलब डेक्कन प्लाटो यहां पर ये होता है। ठीक है, इधर आपने देखा हुआ है कि ये जो नदी बहती है, दिस इज योर नर्मदा। इधर आपने देखा कि ये क्या है, दिस इज योर वेस्टर्न घाट्स। इधर आपने देखा ये क्या है, दिस इज ईस्टर्न घाट्स। तो जो एरिया आपको यहां पर दिख रहा है इस इन 3 बाउंड्रीज के अंदर, ये आपका बेसिकली दिस इज योर डेक्कन प्लाटो, है ना। ये आपका डेक्कन का एरिया कहा जाता है या डेक्कन का एरिया बोला जाता है। क्लियर है, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब इसमें भी अगर आप देखोगे, इफ यू विल सी, मान लीजिए हम इसके बाद की बात करें, यहां पर ऐसे बात करें, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, दिस इज रिफर्ड टू एज द डीप साउथ। समझ रहे हो ना, मतलब एकदम आप टिप ऑफ द पेनिनसुला तक पहुंच रहे हो, टिप ऑफ द पेनिनसुला। तो दिस एरिया, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग डीप साउथ के रूप में यहां पर पढ़ने वाले। क्लियर है, ठीक है। अब याद करिए, जब मैं आपको यहां पर डिस्कस कर रहा था, जब मैंने आपको चार्ट बनवाया था, तो मैंने आपको कहा था ना कि हम लोग पोस्ट मौर्य पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। थोड़ा सा रिवाइज भी कर रहे हैं ताकि आपको भूला ना हो। एक तो मैंने आपको बताया था नेटिव रूलर्स की कहानी, ये मैंने आपको डिस्कस किया था सातवाहनों के बारे में चैप्टर 17 में। उससे पहले हमारे यहां पर फॉरेन रूलर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। अभी मैं आपको नाम भी याद दिलाता हूं। और फिर मैंने कहा था कि हम लोग यहां पर साउथ इंडिया की कहानी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा रिकलेक्ट करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। नेटिव रूलर से मैंने याद करिए, आपको बताया था सुंगास, कानवास एंड सतवाहनास। नोट करिएगा सुंगास, और ना नोट कर रहे हो तो वो खोल लीजिए वाली स्लाइड जब आपने लिखा होगा। सुंगास, कानवास, कानवास, और तीसरा हो गया आपका सतवाहनास। सतवाहनास ये आपका तीसरा हो गया। ठीक है, दिस इज द नेटिव रूलर्स, राइट। फॉरेन रूलर्स में हमने देखा था, हमने यहां पर इंडो ग्रीक्स को डिस्कस किया था। ये हमने इंडो ग्रीक्स को यहां पर डिस्कस किया था। ये पूरी कहानी आपको याद होगी, कैसे बैक्ट्रियन एम्पायर शिफ्ट होता है आगे की तरफ, सिंथियंस पीछे से आ रहे होते हैं, है ना। फिर हमने यहां पर डिस्कस किया था, वी टॉक्ड अबाउट साकाज, वी टॉक्ड अबाउट पार्थियंस, है ना, एंड वी टॉक्ड अबाउट कुशान्स, राइट। ये हमने डिस्कस किया था। और फिर मैंने कहा था कि ये वाला जो साउथ इंडिया होगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चोलाज, चेराज और पांड्यास को। पांड्यास याद करिए, ये वाला जो पोर्शन है, दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 17, इसका प्रीवियस वाला। और ये वाला जो चैप्टर, ये वाला जो चीज पोर्शन है, इसको हम आज के चैप्टर 18 में डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? ये आपको होपफुली ये जो पोस्ट मौर्य का पीरियड है वो आपको यहां पर अच्छे से रिकलेक्ट हो रहा होगा। तो हम आज साउथ इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, चोला, चेरा, पांड्यास को यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे। इनके बारे में हमको पता कैसे चलता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं, है ना, कैसे हमको इन सबके, इन रूलर्स के बारे में, या चोलास, चेराज और पांड्यास, इन सब के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है। उससे पहले ये जो आप देख रहे हो, इसमें कौन सा लोकेशन कहां पर है, पहले तो ऊपर वो मार्क कर लेते हैं। देखिए देखिए, अगर आप ये वाला पोर्शन देखोगे, दिस पोर्शन, ये वाला, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये वाला चोलास के अंदर था। ठीक है ना, और मैं रफ मार्किंग कर रहा हूं, दिस वाला पोर्शन वाज अंडर पांड्यास, ये वाला आपका पांड्यास के अंदर था। और इधर जो केरल के पास रहता है, केरल के एरिया में, दिस इज रेफर्ड टू एज दी चेरास। चेरास, इनको हम लोग देखोगे आगे चल के, अभी मैं एनसीईआरटी बताऊंगा, इन्हीं को हम लोग केरला पुत्र भी कह रहे थे, केरला पुत्रस। ठीक है, सो ये रफ एक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि कौन सा अंपायर किस जगह पे यहां पर रूल कर रहा था, सो दैट आपको क्लैरिटी यहां पर एकदम मिल जाए।
ठीक है, अब ये रफ एक मैंने स्केच किया हुआ है ताकि हो सकता थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, तो उसको यहाँ पर आप भी मैनेज कर लेना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। अब सबसे पहले यहाँ पर बात ये आती है, मैं थोड़ा सा आपको चैप्टर के फ्लो से अलग बताऊंगा स्टार्टिंग में, ताकि आपका बैकग्राउंड क्लियर हो जाए, ठीक है ना। मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जरा ही समझ लीजिए कि ये जो आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, चोला चेरा पांड्यास की, इनकी हिस्ट्री के बारे में हमको पता कैसे चलता है। ये जो हिस्ट्री पढ़ने आप जा रहे हो, इनकी हिस्ट्री के बारे में, हाउ वी कम टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ चेला चोला पांड्यास। देखिए, पहला बात हमको पता चलता है अशोका के इंस्क्रिप्शन से। वी गेट टू नो दिस फ्रॉम अशोकाज इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। और अशोका के इंस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो जो रॉक एडिक्ट्स मिलेंगे आपको, सेकेंड वाला, ठीक है, एंड 13, आपको मेजर रॉक एडिक्ट्स मिल रहे हैं 2 और 3, ये बेसिकली डील करते हैं अबाउट दी चोला चेरा एंड पांड्यास। इसमें यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो ग्रीक यहाँ पर जो एम्बेसडर्स थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है अबाउट मेगास्थनीज, ठीक है, अबाउट प्लिनी, ठीक है, ये लोग ने भी यहां पर डिस्कस किया है अबाउट द चोला चेरा एंड पांड्यास। इनफैक्ट हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन भी हमको, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से भी हमको इनके बारे में पता चलता है, यानी कि चोला चेरा पांड्यास के बारे में पता चलता है। बट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों याद रखना कि दीज 3 सोर्सेज, अशोकन इंस्क्रिप्शन, ग्रीक एम्बेसडर्स, या फिर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, खारेवाल किंग, ये कुछ भी हो, ये सिर्फ और सिर्फ ये ज्यादा जिक्र नहीं कर रहे थे चोला चेरा पांड्यास के, सिर्फ नाम आया था, ठीक है ना। तो यहां आप देखोगे कि ये जो भी हो, ऑल दीज ये जो भी हैं, हार्डली डिस्कस देयर नेम्स, हार्डली डिस्कस्ड देयर नेम्स। ये लोगों ने ज्यादातर मतलब मैक्सिमम क्या देखने को मिला कि इनका सिर्फ नाम ही डिस्कस किया है। अब सिर्फ नाम से तो आप इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया ताकि ये क्लियर हो जाए कि हाँ, कहीं ना कहीं इनके बारे में बाकी लोगों को नॉलेज थी कि डीप साउथ में यहां पर ये लोग रहते हैं। क्लियर है ना, यहां तक समझ में आ गया। तो इनके बारे में पता कैसे चलता है? इनके बारे में हमको पता चलता है थ्रू तमिल टेक्स्ट, तमिल लिटरेचर, क्योंकि हमारे पास कोई और सोर्स भी नहीं है, हम तमिल लिटरेचर पर रिलाई करते हैं फॉर द हिस्ट्री ऑफ डीप साउथ, ठीक है। अब तमिल लिटरेचर कब लिखी गई, कैसे लिखी गई? अब इसके लिए क्या होता था कि असेंबलीज बुलाई जाती थी, असेंबलीज कॉल ऑफ बुलाई जाती थी, और ये असेंबलीज में बहुत सारे ऐसे पोएट्स यहां इसको अटेंड करते थे, ठीक है ना, अटेंडेड बाय पोएट्स। और ये जो पोएट्स अटेंड करते थे, तो यहां पर जो भी कंपाइलेशन हुआ, जो भी यहां पर लिखी गई लिटरेचर, उसको हम लोग, ये लिखी गई तो उसको, इन असेंबलीज को जहां पर ये अटेंडेड पोएट्स हुए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं संगम। अब संगम मतलब समझ ही रहे हो, मिलना, ठीक है, जहां पर पोएट्स मिलते थे, और यहां पर पोएट्स मिलके ये लिटरेचर को लिखते थे। इसीलिए इस लिटरेचर को आज आप देखोगे, इसको संगम लिटरेचर भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज दी संगम लिटरेचर। और यहां से जो भी कहानी बनी उसको हम लोग संगम एज से रिफर करते हैं, यहां तक आई होप कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी, ठीक है ना। तमिल लिटरेचर्स क्लियर, ठीक है ना। अब कितनी संगम हुई ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी से पता नहीं चलता है, लेकिन यहां पर ऐसी 3 संगम्स की बात जरूर करी गई है, ठीक है ना। इन संगम्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग रिफर करते हैं, एंड दैट इज द नेम इज मुछंगम। संगम कहा जाता है, या फिर ऑल्सो नोन एज मुछंगम। तो बेसिकली इस प्रकार की 3 मुछंगम्स के बारे में हमको यहां पता है। फर्स्ट मुछंगम, ठीक है ना, फर्स्ट मुछंगम, देन सेकंड मुछंगम, एंड देन एक थर्ड मुछंगम, इनके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट मुछंगम कौन इसको अटेंड करते हैं? अब ये संगम्स हैं, ठीक है ना, ये असेंबलीज है, क्लियर हो रहा है ना, सिंपल बात नहीं है। संगम लिटरेचर यानी कि साउथ हिस्ट्री, डीप साउथ की हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है? तमिल लिटरेचर से। अब तमिल लिटरेचर कहां लिखी गई, ये लिटरेचर कैसे बना?
ये पोएट्स की असेंबलीज होती थी, वहां पोएट्स को बुलाया जाता था, वहां पोएट्स लिख रहे हैं, लिटरेचर फ्रेम होता था। ठीक है, अब ये जो लिटरेचर लिखा गया इसको संगम लिटरेचर कहा गया, क्योंकि ये संगम होता था पोएट्स का, और यहीं से संगम एज बनती है। तो ये जो संगम है इसको हम लोग उस लैंग्वेज में मुचंगम कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर 3 मुचंगम, अभी जो फर्स्ट मुचंगम यहां देख रहे हो, ऐसा कहा जाता है कि इसको अटेंड किया था यहां पर गॉड्स ने, गॉड्स इसको अटेंड करते हैं। ठीक है, और चूंकि यहां गॉड्स थे तो ऑब्वियसली अब यहां पर क्या है, साथ में यह भी कहा गया कि गॉड्स ने इसको अटेंड किया, तो यहां पर कोई भी टेक्स्ट, नो टेक्स्ट सर्वाइव, नो टेक्स्ट सर्वाइव, कोई टेक्स्ट नहीं मिलते हैं या सर्वाइव नहीं करते हैं इस पीरियड को लेकर। ठीक है, जो सेकंड मुचंगम हुई, यानी कि सेकंड संगम जहां पर लिखी गई, उसमें आप देखोगे कि कहा गया कि लार्ज नंबर ऑफ पोएट्स, बहुत सारे पोएट्स हैं, पोएट्स इसको अटेंड करते हैं, बहुत सारे पोएट्स इसको अटेंड करते हैं। सेकंड संगम, क्लियर। और जो सेकंड संगम है इसमें कई सारे यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जो टेक्स्ट है, लेकिन कई सारे क्या मतलब आपको एक ही टेक्स्ट ऐसा मिलेगा जो सर्वाइव करता है, उसको हम लोग बोलते हैं तोल्काप्पियम, दैट इज कॉल्ड एज तोल्काप्पियम। अब ये सब नाम आपके एनसीईआरटी में बाद में आएंगे, लेकिन मैं आपको भी बता रहा हूं। ठीक है ना, तो हमको इस पर्टिकुलर जो सेकंड संगम हुआ, सेकंड संगम का हमको यहां पर एक टेक्स्ट मिलता है तोल्काप्पियम, इसको अर्लीस्ट तमिल टेक्स्ट कहा जाता है, इसको अर्लीस्ट तमिल टेक्स्ट कहा गया, क्योंकि और कुछ और मिला ही नहीं हमको, यही मिला, तो हमने इसको अर्लीस्ट तमिल टेक्स्ट कहा गया। ठीक है ना, थर्ड वाले की बात करेंगे तो यहां पर भी पोएट्स बहुत सारे अटेंड करते हैं, पोएट्स बहुत सारे अटेंड करते हैं, और यहां पर भी आपको जो यहां पर टेक्स्ट मिलते हैं वो कई सारे मिलते हैं। ठीक है ना, कई सारे टेक्स्ट, जैसे इट्टू टोगाई टेक्स्ट की बात करूंगा मैं आपसे। ठीक है, तो कुछ नाम है, नाम आपको नोट करना पड़ेगा। इट्टू टोगाई ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। देन नोट करिए पट्टू पट्टू, पट्टू पट्टू। ठीक है ना, देन प्लीज नोट करिए, और नाम नोट कर लीजिए, पति ने किल कानक्कू, नोट करिए, मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, पति आपके एनसीईआरटी में ये वर्ड आपको नहीं मिलेगा, बट फिर भी मैंने आपको यहां पर इस सोर्स का नाम जरूर लिख दिया है, ताकि आपको एकदम क्लैरिटी से चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। KIL किल कानक्कू, KIL के। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ये टेक्स्ट यहां पर और देखने को मिलेंगे। एक है यहां पर जिसका नाम अभी आगे आएगा, मणिमेगलाई और सिलप्पा थिगरम, नोट करिएगा। एक तो ये मैं आगे चलिए इसको लिखवा दूंगा, अभी आप फिलहाल इतना लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। यहां तक होपफुली आपको सबको क्रिस्टल क्लैरिटी मिल गई होगी कि मैं किस बारे में यहां बात कर रहा हूं। ठीक है ना, तो यहां तक कहानी हमने क्या देखी, मैंने आपको बताया था कि भाई अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इस डीप साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, यानी साउथ में। ठीक है, यहां पर आपको बेसिकली 3 जो है हमको इनके बारे में पढ़ना है, डायनेस्टीज के बारे में, चोला, चेरा एंड पांड्यास। इनके बारे में हमको कैसे पता चलता है, अशोकन इंस्क्रिप्शन इनका नाम लेते हैं, ग्रीक एम्बेसडर्स को भी पता था, मेगास्थनीज को भी पता था अबाउट चोला, चेरा एंड पांड्यास, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इसके बारे में यहां पर बात करता है। बट ये सारे जो सोर्सेज हैं वहां सिर्फ नाम का जिक्र हुआ है, इसका मतलब हाँ एग्जिस्ट तो करते थे, ये बात क्लियर हो गई। अब हमको इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो वी हैव टू रिलाई ऑन द तमिल लिटरेचर। ठीक है, ये तमिल लिटरेचर संगम में लिखी गई, यानी कि संगम हुआ, मुचगम हुआ, बुलाया गया पोएट्स को, पोएट्स इकट्ठा हुए, वहां पर लिखा गया, तो जो लिटरेचर बन के आया दैट इज कॉल्ड एज संगम लिटरेचर, दैट इज तमिल लिटरेचर, दैट इज वाई कॉल्ड एज संगम लिटरेचर। ठीक है, और यहीं से जो पीरियड बना इतिहास का, इसको हम लोग संगम एज भी कहते हैं। अब इस पर्टिकुलर जो लिटरेचर हुए आपके संगम हुए, यहां 3 संगम का जिक्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो यहां फर्स्ट एक तरह से हो रहा है दैट इज यू विल सी जो अटेंडेड बाय गॉड्स, नो टेक्स्ट सर्वाइव। सेकंड, पोएट्स अटेंड किए, तोल्काप्पियम यहां पर टेक्स्ट मिला, अर्लीस्ट टेक्स्ट, इसका राइटर तोल्काप्पियार थे। ठीक है ना, देन यहां पर पोएट्स इसको अटेंड करते हैं, और टेक्स्ट जो है इट्टू गोट्टाई, पट्टू पट्टू, देन यू विल सी पथिनेन किलकनथु। ठीक है, किलकनक्कू, ये आपको यहां पर सब नाम जो है क्लियर होने चाहिए। ऐसे ही सिलप्पा थिगरम, ठीक है ना, ये कुछ टेक्स्ट हैं जिनके बारे में भी हम डिस्कस भी आगे यहां पर करेंगे। क्लियर है, तो हमको इसके बारे में इस तरह से यहां पर पता चलता है। आई होप यहां तक बातें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। और एक और है मणिमेगलाई, ये भी लिख लीजिए यहां पर, मणिमेगलाई। ठीक है,
तो ये अभी अभी ये दोनों नाम, ये सब नाम आगे आएंगे, कुछ कुछ नाम आगे आएंगे, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं तमिल के टेक्स्ट की, तो कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं जो नरेटिव टाइप के हैं। नरेटिव मतलब उसमें हीरो की या फिर राजा महाराजाओं की वीर गाथा सुनाई गई है, उनके हीरोइज्म के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो जैसे आपके ये दो यहां पर आप देख रहे हो, ये दोनों देख रहे हो, ये दीज आर योर नरेटिव टेक्स्ट, ठीक है ना। जैसे आप ये देखोगे दीज टू, ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज बेसिकली योर एपिक्स, दीज आर योर एपिक्स। जैसे आप लोग को you have heard about the, मतलब ऑब्वियसली यू नो अबाउट रामायण महाभारत, वैसे ही आपको ये एपिक्स यहाँ साउथ इंडिया के देखने को मिलेंगे। अब ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना, अगेन द डिस्क्लेमर इज ऑन, ये आपको ये एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा कह रही है, मेरे इसमें कुछ भी वर्ड्स यहाँ पर नहीं होते हैं, क्लियर है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ये आपको हिस्ट्री इसकी जानने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कुछ भी आप यहाँ देख रहे हो, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं पहले डिटेल से, और हम लोग इनकी जो चर्चा करेंगे वो एनसीईआरटी के हिसाब से यहां शुरू करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अभी डीप साउथ की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, और इन चेराज और पांड्यास के टाइम, जो राजा महाराजा का टाइम देख रहे हो, तो ये इसी पीरियड में प्री हिस्टोरिक एज में यहाँ क्या हो रहा था, ठीक है, ये पीरियड कहाँ शुरू हुआ, कौन से फेज में आता है, ये थोड़ा समझते हैं। अब जरा थोड़ा सा शांति से 2 मिनट आप मेरी बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिएगा, देखिए पहले क्या था, पहले था प्री हिस्टोरिक पीरियड, है ना। पहले क्या था, पहले था प्री हिस्टोरिक पीरियड, हाँ सर। और प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद आया हिस्टोरिक पीरियड, हमने पढ़ा था ना स्टोरिक में, हिस्टोरिक एज आई, प्री हिस्टोरिक एज एंड हिस्टोरिक एज। ये बात क्लियर हो गई होगी। प्री हिस्टोरिक जहां पर कोई इतिहास हमको लिखा हुआ नहीं मिलता है, एंड इट इज ऑल बेसिकली बिकॉज ऑफ एक्सकेवेशंस एंड डिस्कवरीज, जो हमको चीजें मिली, एक्सकेवेशंस हुए, वहां से मिली। हिस्टोरिक एज में चीजें आपको लिखी हुई मिलना शुरू हो गई। तो ये जो चेंज यहाँ पर हुआ, ठीक है, यहां पर जो भी डिफरेंट, यहां पे जो भी यहां पर आपको सेवरल चेंजेस देखने को मिले, ये सेवरल चेंजेस कई सारे चेंजेस करता है, कई सारे चेंजेस। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी में चेंज आया, मतलब जाहिर सी बात है, सोचो पहले प्री हिस्टोरिक एज है, प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक एज में आए, टेक्स्ट हमको मिलने लगे, ये आप देख ही रहे हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो पॉलिटिकल चेंजेस हुए, पॉलिटी में चेंजेस हुए, यू विल फाइंड इकोनॉमी में बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलेगा, यू विल फाइंड कि सोसाइटी में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगे, एंड देन यू विल फाइंड कल्चर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो जब ये ऐसा शिफ्ट देखने को मिला फ्रॉम प्री हिस्टोरिक एज टू हिस्टोरिक एज, तो हमने देखा कि पॉलिटी चेंज्ड। और पॉलिटी चेंज कैसी हुई, स्टेट सिस्टम फॉर्म होने लगा, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट सिस्टम, ये हमने देखा ही था, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट सिस्टम। अरे भाई हाँ ना कर दो सर, क्या पढ़ा रहे हो, अरे भाई सीधी बात है ना। प्री हिस्टोरिक एज कौन सा एज हो गया, जब आप आर्कियोलॉजिकल चीजों की बात कर रहे थे, जैसे आप बात कर रहे थे जब हम पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक, इन सब फेज की बात कर रहे थे, चालगोलिथिक फेज की बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो जब वहां से हम हिस्टोरिक एज में आए, तो फॉर्मेशन हुआ स्टेट सिस्टम का, है ना, महाजनपद फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, राइट। ये नॉर्थ इंडिया में हुआ था, हाँ। इकोनॉमी चेंज हुआ, हाँ हुआ। पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमी, पहले क्या था, पैस्टोरलिज्म था, पहले क्या था, पैस्टोरलिज्म था, है ना। फिर क्या हुआ, फिर एग्रीकल्चर आ गया था, याद करिए, ठीक है ना। और करेंसी की बात करेंगे तो बेसिकली यहां देखोगे तो यूज ऑफ मेटल करेंसी का मतलब मेटल का इस्तेमाल कर रहे थे करेंसी के लिए। सोसाइटी की बात करेंगे तो राइज इन सोशल क्लासेस देखने को मिला आपको, है ना। वर्ण सिस्टम एग्जिस्टेंस में आ गया था, ऑल दीज थिंग्स। कल्चरल की बात करोगे तो लोगों को लिखना आ गया था, पहले लिखना नहीं आता था, इसलिए वो प्री हिस्टोरिक एज था। तब चीजें हमको मिल रही हैं, जब लोगों को लिखना आ गया तो चीजें लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दी, फिर हमको जो इतिहास मिलता है वो हमको लिखित तौर पे मिलेगा, है ना। तो यहां पर राइटिंग की शुरुआत हो गई थी, राइट। तो ये सब जो चेंजेस आप देख रहे हैं, जो यहां पर आपने अभी तक देखे, जो भी चेंजेस हुए प्री हिस्टोरिक एज से हिस्टोरिक एज में, ये सारे चेंजेस अभी पेनिनसुलर इंडिया में नहीं हुए थे अंटिल 2 सेंचुरी बीसी। समझना बात को, ये सारे चेंजेस जो आप देख रहे हो 2nd सेंचुरी बीसी तक कुछ भी नहीं हुआ था। 2nd सेंचुरी बीसी तक ये कुछ चेंजेस साउथ इंडिया में नहीं हुए थे। नॉर्थ इंडिया में हो गए, साउथ इंडिया में नहीं हुए। अब ये पर्कुलेट करना शुरू करेगा। एक बार समझा रहा हूं बेसिक तरीके से कैसे यहां तक चीजें पहुंची, क्लियर। 2nd सेंचुरी बीसी,
अब यहां पर आप देखोगे कि जितना भी फिनोमेना है ये पेनिनसुलर इंडिया में सेकेंड सेंचुरी बीसी तक नहीं मिलते। सेकेंड सेंचुरी बीसी तक आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि लोग जो है वो अपलैंड जो पोर्शन है पेनिनसुला के वहां पर रहा करते थे, ठीक है ना। तो मतलब अब हम क्या समझ रहे हैं कि जो सेकेंड सेंचुरी बीसी तक हुआ काम वो क्या हुआ, सेकेंड सेंचुरी बीसी, सेकेंड सेंचुरी बीसी अप टू या फिर टिल सेकेंड सेंचुरी बीसी, या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम सेकेंड सेंचुरी अप टू दिस पीरियड, ठीक है, टिल सेकेंड सेंचुरी बीसी यू विल फाइंड व्हाट कि लोग जो है कहां रह रहे हैं, पीपल रिसाइडिंग, पीपल inhabiting, people inhabiting upland portions of peninsula। सिंपल है, बताता हूं क्या भाई। इस पोर्शन तक सेकेंड सेंचुरी तक आप देखोगे कि भाई अगर ये आपका, यहां बना लेता हूं, ये आपका अगर मान लीजिए साउथ इंडिया वाली बात है तो लोग अपलैंड पोर्शन में रह रहे हैं, यानी कि आपका अगर ये आपका है फॉर एग्जाम्पल दिस इज डेक्कन, तो जो अपलैंड पोर्शन है लोग वहां पर रह रहे हैं। थर्ड सेंचुरी ऑनवर्ड्स आप देखोगे बीसी, यू विल सी कि लोग माइग्रेट करना शुरू कर दिए थे, और सेकेंड सेंचुरी में आप देख रहे हो कि यहां पर लोग इस वक्त यहां पर थे। तो कुल मिला के जो कहानी बताना चाहता हूं वो ये कि भाई लोग अभी तक सेकेंड सेंचुरी बीसी तक जो है वो लोग यहां रह रहे थे, और इन लोगों को क्या रेफर किया जा रहा है, दे आर कॉल्ड एज मेगालिथ बरियल्स, सॉरी मेगालिथिक बिल्डर्स। इस नाम से उन लोगों को बोला जाता था जो अभी इस जगह पर रह रहे थे। अब मेगालिथ बिल्डर से क्या मतलब है, ये लोग बड़े बड़े मेगालिथ, बड़े बड़े स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, बड़े बड़े स्टोन्स, मेगालिथिक मतलब मेगा बड़ा, लिथिक मतलब स्टोन, बड़े बड़े स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे। हमें इन पर्टिकुलर लोगों के बारे में जो इस अपलैंड पेनिनसुला में रह रहे थे सेकेंड सेंचुरी बीसी के राउंड, हमको इनके बारे में कैसे पता चलता है, हमको इनके कोई सेटलमेंट्स के थ्रू पता नहीं चलता है, हमको इनके सेटलमेंट्स के थ्रू पता चलता है क्या, नो, हमको पता चलता है थ्रू देयर ग्रेव्स, हमको इनके ग्रेव्स के थ्रू इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। कैसे, हमने ग्रेव्स इनकी निकाली, खोली, देखा तो वहां पर आदमी पॉटरी रखे हुए था, है ना। हमने क्या देखा कि भाई इस हमने ग्रेव्स को खोला, जब हमने ग्रेव्स को खोला इन मेगालिथिक बिल्डर्स की, तो हमने देखा कि इंसान जो है पॉटरी रखे हुए था इन कब्रों के अंदर, और वो पॉटरी जो है वो रेडवेयर थी कहीं कहीं, और मेजॉरिटी जगह जो देखने को मिली है जो बहुत फेमस लगी वो थी रेड, ब्लैक एंड रेड वेयर, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक एंड रेड वेयर, जो काफी हमको यहां पर फेमस दिखी, जो लगा कि हाँ ये काफी पॉपुलर रही होगी, ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है, पॉटरी ग्रेस के अंदर ही रखी हुई मिली। इसके अलावा आप देखोगे कि एक प्रैक्टिस चलती आ रही थी, क्या कि जो डेड है उसके साथ गुड्स को दफनाना, प्रैक्टिस ऑफ क्या, प्रैक्टिस ऑफ बरी गुड्स विद डेड, ये चलता था। मतलब लोगों के अंदर लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट था, पीपल हैड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है, ये चीजें मिली। इसके अलावा देखोगे तो बहुत सारे ऐसे टूल्स मिले हैं, बहुत सारे टूल्स देखने को मिले हमको, ठीक है, और ये टूल्स बहुत सारे जितने भी थे आयरन से बने हुए थे। बट द पॉइंट इज कि टूल्स आयरन से बने हुए हैं, लेकिन जो हंटिंग टूल्स थे वो ज्यादा थे इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर टूल्स। इसका मतलब ये था कि जो मेगालिथिक बरियल्स बिल्डर्स के लोग हैं, याद करो, अब समझो सेकंड सेंचुरी बीसी में क्या चल रहा है, और नॉर्थ इंडिया में सेकंड सेंचुरी बीसी में क्या चल रहा था। नॉर्थ इंडिया के सेकंड सेंचुरी बीसी में आप सतवानों की बात कर रहे थे, याद करिए उस वक्त अप्रोक्सीमेटली, मतलब आप नेटिव रूलर्स, फॉरेन रूलर्स की बात कर रहे हैं उस वक्त। और साउथ इंडिया की कहानी में क्या चल रहा है, सेकंड सेंचुरी बीसी के अराउंड तक ये सब कहानी चल रही है, ठीक है। ग्रेवयार्ड से पॉटरी मिल रही है, टूल्स आयरन के मिल रहे हैं, टूल्स तो मिल रहे हैं, बट यू विल सी कि जो हंटिंग टूल्स हैं, जो हंटिंग टूल्स हैं वो यहां पर हमें ज्यादा मिले हैं इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर टूल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि लोग एग्रीकल्चर ज्यादा मात्रा में या ज्यादा लेवल पे या ज्यादा नहीं करते थे, राइट। हंटिंग को भी यहां पर मेन उनका मतलब एक तरह से था कि हाँ जानवरों को मारना है एंड ऑल दीज थिंग्स, समझ में आ रहा है। ये सब कहानी चल रही है सेकंड सेंचुरी बीसी, और इसी के टाइम पे अब आप बात करने वाले हो संगम एज की, यानी कि जो भी अभी आप संगम टेक्स देखोगे, इन संगम टेक्स आपको 300 बीसी से 300 एडी तक देखने को मिलेगा,
ठीक है, इस पीरियड में लिखी गई। बट दीज संगम टेक्स्ट जिसकी बात अभी हम यहां कर रहे थे, ठीक है, ये वाले संगम टेक्स्ट ये देखोगे 600 एडी के आसपास कंपाइल्ड हुई है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 300 बीसी से लेकर आपको ये 300 एडी तक देखने को मिलेगा कि ये तमिल टेक्स्ट यहां पर लिखे जाते हैं। ठीक है, तमिल टेक्स्ट। बट द पॉइंट इज कि ये जो तमिल टेक्स्ट हैं कंपाइल्ड वेरी लेट, कंपाइल्ड 600 एडी के अराउंड, 600 एडी के अराउंड ये कंपाइल यहां पर होते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो यहां कहानी पढ़ रहे हैं वो ये देख रहे थे कि भाई 2nd सेंचुरी बीसी के अराउंड पीपल इनहैबिटिंग इन दिस अपर वाला एरिया अपलैंड पोर्शन ऑफ पेनिनसुला, और जो लोग रह रहे हैं दैट दे आर मेगालिथिक बिल्डर्स, वो बड़े बड़े पत्थरों का यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और हमको उनके घरों के बजाय उनके ग्रेव्स के थ्रू हमें उनके बारे में पता चला है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो जैसे कि पॉटरी उनके कब्रों में निकली, प्रैक्टिस थी कि बरिंग द गुड्स विद दिस डेड, लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीफ रख रहे थे, टूल्स के बारे में। ठीक है ना, ये सब चीजें। इनफैक्ट आप देखोगे कि वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट ट्राइडेंट एंड ट्राइडेंट वॉज लेटर रिकॉग्नाइज, या फिर ट्राइडेंट वॉज लेटर, मतलब क्या ट्राइडेंट वॉज लेटर रिलेटेड टू शिव। तो हमको कुछ कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट भी समझ में आते हैं कि क्या चल रहा था। क्लियर है यहां पर? आई होप ये बात यहां पर आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है ना, तो ये जो मेगालिथ की बात हम यहां कर रहे हैं, ये जो मेगालिथिक बिल्डर्स की बात हम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो मेगालिथ्स या मेगालिथिक बिल्डर हैं, ठीक है, दे बेसिकली बिलोंग टू, या फिर आप मेगालिथिक कल्चर, हाँ ऐसे लिख लो, मेगालिथिक बिल्डर्स ये बिलोंग कर रहे हैं किसको? बिलोंग टू मेगालिथिक कल्चर। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो नाम इनका ये पड़ा। और जो मेगालिथिक कल्चर है वो ऐसा मालूम पड़ता है कि वो 1000 बीसी के आसपास से शुरू होता है। बट कुछ फेजेस में आपको दिखेगा कि मेगालिथिक कल्चर जो है दोस्तों वो 5th सेंचुरी बीसी से शुरू होता है, 5th सेंचुरी बीसी से स्टार्ट होता है और वो जाता है टिल 1st सेंचुरी। समझ रहे हो? ठीक है, 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी हुई थी, और आयरन की डिस्कवरी के बाद यहां पर मेगालिथिक कल्चर मतलब ये इसको बिलोंग कर रहा है, बताया जा रहा है। और अभी जो मैं आपको बताया कि ऑल दिस इज हैपनिंग टिल 2nd सेंचुरी, मतलब देख रहे हो 1000 बीसी आयरन की यहां पर मेगालिथिक कल्चर शुरू हुआ। बट हम बात कर रहे हैं 5th सेंचुरी, हम बात कर रहे हैं 1st सेंचुरी, मतलब ये कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं कि इट एक्सटेंडेड टू एज लेट एज टिल ईयर। ठीक है ना, तो मेगालिथिक कल्चर 1000 यहाँ का बीसी के आसपास से जो है वो स्टार्ट यहां पर होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? ठीक है ना, और मतलब ये भी कहा गया कि भाई ये जो आपके जो भी यहां पर चोलाज, चेराज और जो पांड्याज हैं, ये लेट मेगालिथिक कल्चर को बिलोंग करते हैं, लेट मेगालिथिक कल्चर को बिलोंग करता है। देखो मेगालिथिक कल्चर कहां शुरू हुआ? 1000 बीसी में, लेकिन ये एकदम आपको आखिरी में दिख रहे हैं। 1st सेंचुरी बीसी, 2nd सेंचुरी बीसी आपको इसके आसपास देखने को मिल रहे हैं, यानी 200 बीसी के अराउंड आप 1000 शुरू कर रहे हो, बट टुवर्ड्स लेट मेगालिथिक कल्चर क्या होगा? एकदम आखिरी वाला। तो ये आखिरी में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, आई होप ये बात क्लियर हो गई कि इनका पीरियड जो है चोला चेरा पांड्यास का, ये लेट मेगालिथिक कल्चर के अराउंड इनको यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक बात? चलिए, तो यहां पर एक बात ये क्लियर हो जाती है अभी तक जो हमें समझ में आ गई, मैं आपको एक बार क्लियर करना चाहता हूं। जस्ट वेट अ मिनट। सब लोग अपनी अपनी एक बार एनसीईआरटी को जरूर रेफर करेंगे। यस, ठीक है। तो जो अभी मैंने आपको डिस्कस कर दिया वो था अबाउट ऑल दीज पीपल, जो चोलाज, चेराज और पांड्याज हैं, वो किस टाइम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं? वो मेगालिथिक कल्चर। मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा पीछे से लेके आया हूँ, एनसीईआरटी में यहीं से दिया गया है, पीछे से दिया गया है कि भैया ये जो लोग आप देखोगे टिल 2nd सेंचुरी बीसी लोग जो है वो अपलैंड पेनिनसुला में रह रहे थे, और जो लोग वहां रहते थे वो मेगालिथिक बिल्डर्स कहलाते थे। ठीक है ना, आप कितना? टिल 2nd सेंचुरी बीसी, राइट? समझना यहां तक, इसके बाद नहीं, टिल 2nd सेंचुरी बीसी। और ये जो मेगालिथिक बिल्डर्स कहां से आए? क्यों? क्योंकि हमको इनके बारे में ग्रेव्स के थ्रू पता चलता है। इनकी ग्रेव्स से हम उनके पॉटरी के बारे में पता चला, हमें उनके आफ्टर लाइफ डेथ के बारे में पता चला, हमें उनके टूल्स के बारे में पता चला, हमें कुछ कुछ उनके बिलीफ्स थे उनके बारे में पता चला। सो हमको इससे पता चला। लेकिन दिस इज स्टिल 2nd सेंचुरी बीसी।
ठीक है ना, अप टू दिस पॉइंट। इससे पहले तो कुछ जानते ही नहीं थे, ये मैंने लिखा है ना, ये सब चीजें तो, ये चेंजेस जो हो गए थे प्री हिस्टोरिक एज से हिस्टोरिक एज में नॉर्थ इंडिया में, वो कुछ भी नहीं हुए थे सेकंड सेंचुरी बीसी तक। साउथ इंडिया की बात करूं, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए थे, सब ऐसे ही चल रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है। बट हाँ, दे हैड द नॉलेज ऑफ नाउ एंड, बट अगेन यू विल सी कि हाँ, इकोनॉमी वाज लाइक, पहले पैस्टोरल था, बाद में चेंज हो गया, जैसे होता है एग्रीकल्चर हो गया, लेकिन यहां पर टिल सेकंड सेंचुरी बीसी कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। नन ऑफ दिस फिनोमेना हैपेंड इन साउथ इंडिया, डीप साउथ, साउथ इंडिया भी नहीं, डीप साउथ। ठीक है ना, आई होप यहां तक कहानी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सो मेगालिथिक का बैकग्राउंड मैंने आपको यहां पूरा डिस्कस कर दिया कि जो लोग थे वो कैसे अपने बरियल्स को उस वक्त प्रैक्टिस कर रहे थे, मेगालिथिक बरियल्स वाले। भाई वो क्या करते थे, वो अर्न्स में अपनी जो डेड वाले जो लोग मर जाते थे, उनकी जो भी अस्थियां हैं वो अर्न्स बर्तन के अंदर रख के ऐसे करते थे। ठीक है, कुछ जगह आपको ये सिस्ट देखो ऐसे देखने को मिली, सिस्ट बरियल्स। सिस्ट बरियल में क्या कि इस प्रकार का यहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों से घेरा बना दिया है, ये इसको यहाँ दफना दिया गया है। ठीक है ना, तो ये सिस्ट बरियल आपको देखने को मिलता है, राइट। तो ये आप रीड कर पा रहे हैं कि पोस्ट प्री हिस्टोरिक एरा मार्क्स द ऑनसेट ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड। बहुत सारे की डेवलपमेंट्स हुए थे जब हम शिफ्ट करते हैं हिस्टोरिकल पीरियड में, जैसे कि लार्ज स्केल सेटलमेंट सामने आता है ना, एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, स्टेट सिस्टम मैंने बता दिया आपको, सोशल क्लास बनती है, राइटिंग देखो आ जाती है, मेटल मनी करेंसी इस्तेमाल करने लगे। लेकिन दीज फिनोमेना एब्सेंट इन दी कावेरी डेल्टा पेनिनसुला अंटिल अराउंड द सेकंड सेंचुरी बीसी। तो सेकंड सेंचुरी तक बीसी तक ये सारा फिनोमेना जो मैंने आपको बताया, ये सब पूरा एब्सेंट था। यहां पर कौन रह रहा था, मेगालिथ बिल्डर्स रह रहे थे, जो इस अपलैंड एरिया में, उठे हुए एरियाज में, अपलैंड में यहां पर रहते थे। क्लियर है। अब ये जो इनके उससे क्या क्या मिला, इस तरह के बर्तन मिले, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी बड़ी फेमस मिली, बड़ी पॉपुलर लगी कि हुई होगी। ठीक है, बरियल प्रैक्टिस सजेस्ट करते हैं कि भैया उनको लाइफ आफ्टर लाइफ में बिलीफ हुआ होगा, या रात या था उनको। ठीक है, ग्रेव आइटम्स में उनकी लाइवलीहुड के थ्रू हमको पता चला, मतलब लाइवलीहुड के बारे में पता चला उनकी ग्रेव से। जैसे कोई टूल्स निकले तो हम समझ पा रहे हैं कि अच्छा आयरन टूल्स हैं, तो ये एग्रीकल्चर करते होंगे, हंटिंग भी कर रहे होंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो हंटिंग टूल्स थे वो ज्यादा थे, ठीक है ना, हंटिंग टूल ज्यादा थे। तो वही चीज है कि ये इससे शो करता है कि भाई यहाँ के लोग, पीपल डिड नॉट एंगेज इन दी एडवांस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत एडवांस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर में लोग जो है एंगेज यहाँ पर नहीं होते थे। ठीक है ना, तो आई थिंक ये सब चीजें यहाँ पर आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। अब इसमें कुछ भी जाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको ये पॉइंट भी समझा दिया कि भैया चोलास, पांड्यास और ये केरला पुत्र, यानी जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, चेरास बोल रहे थे। ठीक है, इनका आप देखोगे मेंशन मिलेगा अशोकन इंस्क्रिप्शन में, अशोकन इंस्क्रिप्शन में मेंशन मिलता है, लेकिन हमें रिलाई किस पे करना पड़ेगा, तमिल टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर एक तरीका ये था बरियल का, सिस्ट बरियल, एक ये था। ठीक है ना, मेगालिथ पीपल इन सदर्न तमिलनाडु हैड डिस्टिंक्ट प्रैक्टिसेस बरिंग स्केलेटन्स इन रेड पॉटरी अर्न्स एंड इन पिट्स विदाउट स्टोन सर्कल्स। तो कुछ था बिना स्टोन सर्कल के यहां पर हो रहा है, और वो अर्न्स में रख दिया गया। दिस अर्न बरियल डिफर्ड फ्रॉम कृष्णा गोदावरी वैली सिस्ट बरियल विद स्टोन सर्कल्स। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हो, ये सिस्ट बरियल आपको कृष्णा गोदावरी वैली में मिलेगा, कृष्णा गोदावरी में मिलेगा, और ये वाला जो आपको मिलेगा कावेरी डेल्टा में मिलेगा, कावेरी डेल्टा में मिलेगा। ठीक है ना, आपको पता होगा कि हमारे ऐसे मान लो नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो जो आपको ये मिल रहा है कृष्णा गोदावरी, ये वाला बेल्ट हो गया, कावेरी आप इसके अराउंड चले गए। तो अलग अलग जगह यहाँ पर क्या बरियल प्रैक्टिसेस थी, उससे हमको पता चला है इन लोगों के बारे में। ये हम एकदम स्टार्टिंग से यहाँ पर समझाया गया है। क्लियर है। देन यू सी डिस्पाइट यूजिंग आयरन, जैसे मैंने कहा कि आयरन का इस्तेमाल होता था, उसके बाद भी मेगालिथिक सेटलमेंट जो थे या बरियल्स जो थे वो हिल स्लोप्स पे यहाँ रहते थे, यानी कि जिनका जो सेटलमेंट का एरिया था वो स्लोप्स पे रहते थे। लिमिटेड कल्टिवेबल लैंड एंड लैंड वाज ऑब्जर्व्ड एंड दे जनरली अवॉइडेड सेटलिंग इन प्लेन्स एंड लोलैंड्स ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट। अब डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से वो प्लेन्स में नहीं रहते थे। अब उनको देखो, आप एक बात समझो, आप कहोगे सर यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट कहाँ, अरे भैया वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, पूरा सब एरिया है जंगली जंगल, मतलब आपको बहुत तगड़ा यहाँ पर आपको वेजिटेशन मिलता है ना। तो यहाँ पर लोग आयरन की जानते थे, इंफॉर्मेशन थी, लेकिन फिर भी वो लोग आप देखोगे हिल स्लोप्स पे रहते थे। यहाँ पर दे प्रोड्यूस पैडी एंड रागी, और ये लोग यहाँ पर ये खाना खाते थे। तो ये बहुत बेसिक चीजें हम देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं जो अभी हम संगम लिटरेचर पढ़ रहे हैं, उससे ही पहले क्या चल रहा था। संगम लिटरेचर तो हम एक टाइम के बाद बोल रहे हैं जब हमको टेक्स्ट मिलते हैं। अर्लीस्ट टेक्स्ट हमको मिला तोल्काप्पियम, अरे उससे पहले क्या था, आर्कियोलॉजी। तो वही हम आर्कियोलॉजी देख रहे हैं कि वहां जो लोग रहते थे दे वर कॉल्ड एज मेगालिथिक बिल्डर्स। मेगालिथिक बिल्डर्स के बारे में हमको सेटलमेंट के थ्रू पता नहीं चला, कैसे पता चला, उनकी ग्रेव्स के थ्रू। उसमें हमको पॉटरी देखने को मिली, आयरन टूल्स मिलते हैं, कि क्या रिलीजियस बिलीफ था वो समझ में आया। ये सब चीजें हमको मिलती है। क्या वो प्रोड्यूस कर रहे थे वो क्लियर होता है, पैडी रागी।
क्लियर है। अब यहां से ऑब्वियसली जब हमने देखा कि आयरन की खोज हो गई है तो कुछ कुछ चीजें अब ऑब्वियसली यहां पर लोग जो है पावरफुल होना शुरू हो जाते हैं, तो स्टेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, स्टेट का फॉर्मेशन। अब कैसे फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, वो भी कब हो रहा है, इन 3rd सेंचुरी बीसी। 3rd सेंचुरी बीसी में क्या हुआ, अब 3rd सेंचुरी बीसी की बात कर रहे हैं हम, 300 बीसी के अराउंड, ठीक है। यहां से आप देखोगे कि ऑब्वियसली बात है कि जो नॉर्थ वाले लोग थे ना, उनको साउथ का रास्ता था दक्षिण पथ, जिसको बोल दक्षिण पथ, वो बहुत उनको अट्रैक्ट करता था। क्यों? क्योंकि जो डीप साउथ है ना, वहां पर डीप साउथ बेसिकली फुल ऑफ रिसोर्सेज, स्पाइसेस मिलेगा आपको, आपको पर्ल्स मिलेंगे, फुल ऑफ रिसोर्सेज, और वो सारे रिसोर्सेज को ले जाए कोई, मतलब आप उसको एक्सपोर्ट कर दोगे तो बहुत औने पौने दाम मिल जाएंगे आपको। साउथ इंडिया वॉज बेसिकली वेरी रिच। मैं एक बात आपको यहां बता देता हूं, ध्यान रखना कि जो साउथ इंडिया है ना, ये जो लोग थे, कौन, चोलाज, पांड्याज, चेराज, ये सब लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, फाइटिंग अमंग सेल्स, फाइटिंग अमंग देमसेल्स। ठीक है, बट पॉइंट इज, अगर आपस में लड़ रहे हैं तो ये फ्लरिश कैसे किए, फ्लरिश इसलिए किए बिकॉज दे वर हैविंग ट्रेड विद आउटसाइड वर्ल्ड। इनका ट्रेड बाहर की दुनिया के साथ हो रहा था, स्पेसिफिकली हुम, रोमन्स, हुम, इजिप्ट्स, इनके साथ इनका ट्रेड चल रहा है। भाई आपस में लड़ रहे हो, मर मिट जाना चाहिए, लेकिन फिर भी दे आर फ्लरिशिंग, इकोनॉमी वाज फ्लरिशिंग, इकोनॉमी फ्लरिशिंग। व्हाई? एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्यों इकोनॉमी फ्लरिशिंग है? व्हाई? बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज, जैसा कॉटन, जैसे पर्ल्स, इकोनॉमी वेरी पावरफुल। और इसी वजह से यही रीजन था, पर्ल्स, दिस वॉज द रीजन व्हाई नॉर्थ वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड साउथ। समझ में आ रहा है क्यों साउथ की तरफ अट्रैक्ट थे? बिकॉज ऑफ दीज रिसोर्सेज की वजह से। और साउथ की तरफ जो उनको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट रास्ता जो था, दक्षिण पथ, दक्षिण पथ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें एक बार में क्लियर करो, एक ही स्लाइड में पूरी कहानी क्लियर होनी चाहिए। चोला चेरा पांड्याज एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, दिख रहे हैं हमको किताबों में, तो हमको अशोकन इंस्क्रिप्शन बता रहा है, ये सब बता रहे हैं। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ने हमको बताया कि चोला चेरा पांड्याज को एग्जिस्ट करते थे, लेकिन ये सारे लोग आपस में लड़ रहे थे नीचे फॉर द सुप्रीमेसी। समझ में आ रहा है? आपस में लड़ रहे हैं तो मर मिट जाना चाहिए, वॉर होती है, बैटल होती है तो इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है, बट इनकी इकोनॉमी फ्लरिशिंग। व्हाई? बिकॉज दे वर द डेर्थ ऑफ रिसोर्सेज, पर्ल्स, स्पाइसेस, और ये सब चीजों को एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्टेड। ये क्लियर हो रहा है? इकोनॉमी क्लियर है? आई होप यहां तक आपको बात समझ में अच्छे से आ रही होगी। तो जो कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट बना, उसको एक वर्ड से जाना जाता है। जो भी यहां पर आपको इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट या कल्चरल कॉन्टैक्ट दिखा, इट इज नोन बाय नेम ऑफ तमीज हकम। नोट करिए, दिस कल्चरल कॉन्टैक्ट इज रिफर्ड टू एज द तमीज हकम। जो भी कल्चरल प्लस इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट्स को ये वर्ड से बोला जाता था, और ये कल्चरल और इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट्स डेफिनेटली हुए। और जब भी कल्चर और इकोनॉमी ये इंटरेक्ट करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि नॉर्थ का कल्चर विल इंपैक्ट साउथ, और साउथ का कल्चर भी नॉर्थ को इंपैक्ट करेगा। अब यहां पर इस तरह की सिचुएशन 2nd सेंचुरी बीसी आते आते बनने लगी थी। 3rd सेंचुरी में पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन साउथ इंडिया। लोग मूव कर रहे हैं, और यहीं से स्टेट सिस्टम फॉल बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एज यू विल सी हियर, इन 3rd सेंचुरी बीसी दक्षिणापथ रीजन गेन्ड इंपॉर्टेंस फॉर नॉर्दर्नर्स।
नॉर्दर्नर्स के लिए इंपॉर्टेंस आ गई, क्यों? ड्यू टू इट सप्लाई ऑफ गोल्ड, पर्ल्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स। नॉर्दर्नर्स, नॉर्थ इंडिया वाले लोग क्या हुए? अट्रैक्ट हो गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। मेगास्थनीज भी इसके बारे में बताता है। मेगास्थनीज वाज रिसाइडिंग इन पाटलिपुत्रा एंड ही न्यू एवरीथिंग अबाउट दी पांड्या किंगडम। कैसे पता था? इसका मतलब ही मस्ट हैव गॉन देयर, ठीक है ना। और फिर as mentioned in the earlier Sangam text, which also refer the Ganga, Son rivers and Patliputra. संगम टेक्स्ट के अंदर भी आपको गंगा रिवर, सोन रिवर, पाटलिपुत्र इन सबका वर्णन मिलेगा, और मेगास्थनीज भी उसको पांड्या किंगडम के बारे में पता था। इसका मतलब कल्चरल चेंजेस इज हैपनिंग, इसका मतलब पीपल आर हैविंग सम कल्चरल कॉन्टैक्ट। मूवमेंट यहां से वहां हो रहा है। मूवमेंट पर कैसे हो रहा है? दक्षिण पथ से। क्यों हो रहा है? फॉर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैसे? स्पाइसेस। कैसे? कॉटन। कैसे? पर्ल। ऑल दीज वाज द रीजन व्हाई नॉर्दर्नर्स वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स साउथ। क्लियर हो रहा है यहां तक बात? ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस मैंने बता दिया, ये लोग चोला, चेरा, पांड्यास। एक नाम और सत्यपुत्रास, इनके बारे में वर्णन किया। सिलोन के बारे में आता है नाम, सिलोन, केरला पुत्रास, ठीक है ना। लिविंग ऑन द एम्पायर्स बॉर्डर्स, ऐसा लिखा गया है। अशोका अपने इंस्क्रिप्शन में लिखता है कि भैया हमारे दूर के बॉर्डर्स पे ये लोग, कोई लोग रहते हैं। ऐसा वर्णन मैंने बताया भी था आपको जब पढ़ाया था अशोका, कि अशोका के इंस्क्रिप्शन में मिलता है कि फार बॉर्डर्स लोग बुलाए जाते थे उनको, फार बॉर्डर्स, चोला, चेरा, पांड्यास। जो नहा टाइटल था अशोका का, डियर टू गॉड्स, ये यूज किया गया था अशोका के द्वारा। इसको अडॉप्ट कर लिया गया था एक तमिल के चीफ ने। अब सोचिए, तमिल का चीफ इज अडॉप्टिंग द टाइटल ऑफ डियर टू गॉड्स, जो कि अशोका का था। इसका मतलब देयर इज सम कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। इन्फ्लुएंस बाय जैनास, बुद्धिस्ट, आजीविकास, ब्राह्मण्स एंड ट्रेडर्स। तो दिस इज जस्ट रिफ्लेक्टिंग कि कैसे इनके दोनों के बीच में, नॉर्दर्नर्स और सदर्नर्स के बीच में कल्चरल कॉन्टैक्ट हुए। जैसे आपने देखा इकोनॉमिकल चेंजेस, मतलब आप एक चीज समझो हिस्ट्री की, इकोनॉमी बहुत तगड़ी है, पावरफुल है, तो या तो उसको प्रोटेक्ट करो, और प्रोटेक्ट कैसे करोगे? या तो उसका आप पॉलिटी स्ट्रांग कर लो, और अगर पॉलिटी स्ट्रांग नहीं करी तो बाहर के लोग आके अटैक करेंगे। इंडिया में यही हुआ। इंडिया वॉज कॉल्ड दी गोल्डन स्पैरो। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि हम यहां से ट्रेड करते थे, स्पाइसेस, ऑल दीज थिंग्स, ये सब वेस्ट जाता था, और इन रिटर्न वेस्ट के लोग हमको गोल्ड और सिल्वर दे जाते थे। दैट इज व्हाई इंडिया टर्न इनटू अ सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन जब भारत सोने की चिड़िया बन गया तो 1000 बीसी के आसपास अब देखो क्या होता है, सॉरी 1000 एडी के आसपास अब देखो क्या हो रहा है, नॉट बीसी, 1000 एडी। अब कोई इस वक्त सेंट्रल रूलर नहीं है जो पूरे इंडिया को गार्ड कर रहा हो, और इंटरनली इंडिया में आपस में राजा महाराजा लड़ रहे थे 1000 एडी। एंड हियर यू विल सी दैट महमूद गजनी रेडिंग इंडिया। समझ रहे हो? जब भी आप इंटरनली वीक हो जाओगे, इसका फायदा बाहर वाले उठाएंगे। दैट इज व्हाई इट इज सेड यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इतना डाइवर्स होने के बाद भी अगर हम यूनाइटेड हैं तो भाई इससे कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भारत को हराना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि अब अंग्रेजों ने यही किया था, डिवाइड किया था हमको, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वहां हुई थी। तो अगर आज हम यूनाइटेड हैं तो भाई फिर इंडिया इज वर्ल्ड में कहां जाएगा ना पता ही नहीं। हमारे लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, यूएस चले जाएंगे जॉब के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ इतना पैसा नहीं मिल रहा है। कभी हमारा ही पोटेंशियल हमारे कंट्री में रुक गया तो हम जो बाहर जाते हैं ना यूएस, वो नहीं जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इज प्रमोटिंग लक्षद्वीप। क्यों? अगर लक्षद्वीप प्रमोट हो सकता है तो ये प्रमोट क्यों नहीं हो सकता कि हमारा ही पोटेंशियल कंट्री का हमारे देश में काम करे? इस पे भी विचार करने की जरूरत है। ये चीज प्रमोट होने की जरूरत है। हमारा पोटेंशियल यूएस, अदर कंट्रीज में जाके काम ना करे, हमारे कंट्री के लिए काम करे। क्यों है भाई? हमारा पोटेंशियल बाहर क्यों जा रहा है? बाहर के पोटेंशियल हमारे यहां क्यों नहीं आ रहे हैं काम करने के लिए? तो जैसे लक्षद्वीप इज प्रमोटेड, वैसे ही दिस शुड ऑल्सो बी प्रमोटेड। आप समझ रहे बात को? सेम कौन यहां पर है। अगर इकोनॉमी साउथ इंडिया की तगड़ी है, पर्ल्स, एवरीथिंग, सो डेफिनेटली यू विल सी कि उस पे बाहर के लोग नजर जमाएंगे, और नजर जमाई गई। नॉर्दर्नर्स के लिए, नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए एकदम दिस वाज अ जन्नत। पर्ल है, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, स्पाइसेस मिल रहा है, क्या चाहिए ले आएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे और राजाओं के राजा बन जाएंगे।
टाइटल ऑफ गॉड्स, अशोकन इंस्क्रिप्शन ऑन हाईवेज। अब अशोका के इंस्क्रिप्शन आपको पता है हाईवेज तक पे लगाए गए थे, और जो हाईवेज हैं वो ये बताते हैं स्प्रेड ऑफ द कल्चरल इन्फ्लुएंस जो हुआ है साउथ इंडिया पे, वो बताया गया है। ठीक है, ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस ऑन तमीज अखम increased significantly after the 4th century AD with elements of Tamil culture spreading northwards. तमीज अखम क्या है? तमीज अखम इज बेसिकली द इकोनॉमी एंड द कल्चरल कॉन्टैक्ट, इसको बोलते हैं ना। तो आप देखो ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस जो है इस पे बढ़ता जा रहा था, यानी इस कॉन्टैक्ट पे, ये जो कॉन्टैक्ट हो रहा है इस पे ब्राह्मणिकल डोमिनेशन बढ़ता जा रहा है 4th सेंचुरी एडी के बाद। ठीक है, जिसमें आप देखोगे एलिमेंट्स ऑफ तमिल कल्चर अब वो फैल रहे हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, इन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में आप देखो कि कावेरी रिवर को ज्यादा इंपॉर्टेंस, होली रिवर बन गई थी साउथ इंडिया में, होली रिवर ये बन गई थी। राइट, द एडवांसमेंट ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ सदर्न किंगडम्स। अब ऑब्वियस सी बात है, अभी तक ये लोग आयरन टेक्नोलॉजी का इतना इंपॉर्टेंट रोल इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे जो नॉलेज हमको मिली नॉर्दर्न एरियाज में रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द आयरन, अब वो पर्कुलेट हो रही है डाउनवर्ड्स। तो जब आयरन टेक्नोलॉजी यहां पर भी पहुंची है, उसका एडवांसमेंट देखने को मिला, तो ऑब्वियसली बात है जो हमें साउथ इंडिया में, सॉरी जो हमें नॉर्थ इंडिया में किंगडम्स की ग्रोथ दिखी, भाई नॉर्दर्न इंडिया में क्या हुआ, ऋग्वैदिक पीरियड के बाद लेटर वैदिक आया, 1000 BC आयरन की डिस्कवरी, एंड इमीडिएट आफ्टर दैट यू विल सी, आप देखोगे कि आपके महाजनपद पीरियड स्टार्ट हो जाता है 600 BC के आसपास से। हो रहा है कि नहीं हो रहा है 600 BC? और ये आप यहां पर भी ये देख रहे हो 1000 BC आयरन की डिस्कवरी, लेकिन अब आयरन की डिस्कवरी यहां पर, और आयरन का जो एडवांसमेंट है वो और लेट आया साउथ इंडिया में। अरे भैया उसकी इंफॉर्मेशन तो नॉर्थ इंडिया तक थी ना, लेकिन एडवांसमेंट आपको और लेट देखने को मिला। ठीक है, तो एडवांसमेंट ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ सदर्न किंगडम्स थ्रू फॉरेस्ट क्लियरिंग एंड प्लाउ कल्टीवेशन। तो प्लाउ कल्टीवेशन हुआ, फॉरेस्ट क्लियरिंग हुआ, स्टेट फॉर्मेशन, स्टेट और स्ट्रांग हुई, इकोनॉमी हुई, पैसा मिला, लोग पावरफुल हो गए, ये चीज हो रहा था। नॉर्थ साउथ ट्रेड में यहां पर प्रोग्रेस देखने को मिला। नॉर्थ साउथ ट्रेड क्या हो गया, बढ़ने लगा। कैसे ये एविडेंट है? ये एविडेंट है बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स फ्रॉम दी जनपदास एंड द इंपीरियल मगधन टाइप। जो जनपदा के टाइम पे पंच मार्क कॉइन्स थे, जो मगध के टाइम पे थे, वो आपको यहां देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ ट्रेड प्रोग्रेस इज एविडेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉइन्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है? नॉर्थ साउथ, अरे भाई सिंपल सी कहानी है, 1000 BC के आसपास आपको पता है कि आयरन की डिस्कवरी हुई है ना, और ये सब कहां, हमको सब नॉर्थ इंडिया में देखने को मिला था। अब भैया हम कहानी यही पढ़ रहे हैं, कहां पर, साउथ इंडिया की। हमने साउथ इंडिया में बताया कि भाई 1000 BC के आसपास यहां पर जो लोग रह रहे थे, वो सेकंड अप टू 2nd सेंचुरी BC, वो कौन से रह रहे थे? दे वेर दी मेगालिथ बिल्डर्स, मेगालिथ बिल्डर्स। अब उनको लोहे की इंफॉर्मेशन है, बट इनको इतना उन्होंने अप्लाई नहीं किया लोहे का। अब जब यहां पर आयरन का एडवांसमेंट हुआ टेक्नोलॉजी का, तब यहां पर क्या हुआ, एग्रीकल्चर ग्रोथ होती है इसके बाद, और एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, इकोनॉमी फ्लरिश होना शुरू कर गई। समझ में आ रहा है? सेम चीज। और अब जाहिर सी बात है नॉर्थ इंडिया से लोग साउथ इंडिया जाएंगे, क्यों? साउथ इंडिया इज फुल ऑफ रिसोर्सेस। अरे भैया वर्ल्ड वॉर 1 भी बाल्टिक एरिया में हो गई थी, इसीलिए रिसोर्सेस की वजह से। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, द इमर्जेंस ऑफ चोला, चेरास एंड पांड्यास एज डिस्टिंक्ट स्टेट्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रॉस्परस ट्रेड विद रोमन एम्पायर। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इनका ट्रेड जो है वो रोमन एम्पायर के साथ चल रहा था। ठीक है, एंड आई ऑल्सो सेड कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं बट स्टिल सर्वाइविंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ट्रेड विद आउटसाइड वर्ल्ड। Starting in the 1st century AD, the rulers of these states benefited from the trade between the coastal regions of South India and the eastern territories of Roman Empire, particularly Egypt. मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि बेनिफिट कैसे हुआ, कोस्टल ट्रेड आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, रोमन्स, इजिप्ट, इनके साथ हुआ। फॉर्मेशन ऑफ दीज 3 स्टेट्स, ये जो 3 स्टेट बनी है, was closely linked to the economic advantages derived from the exports and imports during this period. सिंपल कहानी एक बात समझो, हमेशा बताता हूं, हमेशा कहता हूं कि भाई हिस्ट्री का एक फॉर्मूला है, हिस्ट्री का फॉर्मूला एक है, ध्यान रखना। और ये फॉर्मूला कहीं भी अप्लाई होता हुआ दिखेगा क्या, कि जब भी आपकी इकोनॉमी बूम करने लगे जाएगी, सो इसका एक्शन ये होगा कि आपको पॉलिटी भी जो है वो स्ट्रांग करनी पड़ेगी। ठीक है, इफ पॉलिटी डाउन, अगर पॉलिटी आपने स्ट्रांग नहीं करी तो क्या होगा, फॉरेन इन्वेजन्स विल स्टार्ट, फॉरेन इन्वेजन यहां पर शुरू हो जाएंगे और थर्ड पार्टी एडवांटेज ले जाएगी।
थर्ड पार्टी एडवांटेज ले जाएगी। यही चीज यहां पर एग्जैक्टली हो रही थी, एग्जैक्टली यही चीज हो रही थी। इकोनॉमी साउथ इंडिया की, हम साउथ इंडिया की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अगर साउथ इंडिया इकोनॉमी वाज बूमिंग, तो यहां के लोग आपस में अब लड़ रहे हैं फॉर पावर। चोलाज, चेराज, पांड्याज फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स फॉर पावर। और पावर के साथ साथ अगर इकोनॉमी भी मिल जाएगी, मतलब इकोनॉमी तो स्ट्रांग है ही, और किसी को अगर इकोनॉमी के साथ साथ पावर ही मिल जाए तो भैया फिर वो उस पूरे एरिया का राजा हो जाएगा। ये चीज यहां पर लोग चाह रहे थे। हिस्ट्री का सिंपल कॉन्सेप्ट है, सब जगह अप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको, एवरी प्लेस यू विल फाइंड दिस। ठीक है, आगे देखिए, अब 3 अर्ली किंगडम्स की हम बात कर रहे हैं, विच इज सदर्न एंड बिलो कृष्णा रिवर स्प्लिट इनटू 3 किंगडम्स, चोला, पांड्यास एंड चेराज। इसको हम केरला पुत्र या केरलाज भी कहते थे। हम पांड्या की बात कर रहे हैं तो पांड्यास आप देख सकते हैं, दिस इज द एरिया ऑफ पांड्यास, दिस इज द एरिया ऑफ पांड्यास। ये वाला जो एरिया है वो आपको दिख रहा है, दिस इज द पीरियड ऑफ the area of cholas. Here you will find the very this area you will find what, cheras। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहां पर चल रहा था। अब चलिए हम लोग यहां पर पहले पांड्यास के बारे में डिस्कस करते हैं, देन यू विल डिस्कस द अदर टू। क्लियर, देखिए नाउ मेगास्थनीज नोट्स पांड्यास प्रेजिंग देयर किंगडम फॉर पर्ल्स। अब ये सब चीजें फिर रिपीट हो रही है कि मैंने आपको बता दिया कि वहां की इकोनॉमी कैसी थी, अब वही चीजें आपको पांड्या और उसमें अलग अलग मिलेंगी, दैट्स इट। देखिए मेगास्थनीज जो है वो पांड्यास की तारीफ कर रहा है, क्यों? क्योंकि उनके किंगडम में पर्ल्स मिलते हैं, मेंशनिंग, और साथ में एक चीज और मेंशन करी गई कि पांड्या की किंगडम में यू विल माइट हैव फाइंड व्हाट, अ पोटेंशियल मैट्रियार्कियल इन्फ्लुएंस। क्यों? क्योंकि फीमेल रूलर्स देखने को मिल रहे हैं वहां पर। फीमेल रूलर्स का मतलब ये हो गया कि माइट भी मैट्रियार्कियल इन्फ्लुएंस पांड्यास में हो। सो मेगास्थनीज नोट्स पांड्यास प्रेजिंग द किंगडम फॉर पर्ल्स, पर्ल्स की बहुत तारीफ करी कि बहुत बहुत भाई बहुत पर्ल्स भरा हुआ है और फीमेल रूलर्स है, इसका मतलब कुछ मैट्रियार्कियल इन्फ्लुएंस हो सकता है, यानी कि मदर लीनेज भी चल रहा होगा। पांड्या टेरिटरी कहां से कहां तक है वो टेक्स्ट यहां दे लिखा हुआ है, सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न एरिया ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, आपको इस एरिया में मिल रही है साउथ ईस्टर्न, इंक्लूडिंग मॉडर्न आज के एरियाज हैं त्रिवेली, रामनाथ, मदुराई डिस्ट्रिक्ट्स, ये सब है। और यहां पर आप देखोगे कि इस इन पांड्यन किंगडम की जो कैपिटल थी वो क्या थी, मदुराई थी। जो कैपिटल आपको मिलेगी इस एरिया की दैट इज मदुराई। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। अब संगम लिटरेचर फ्रॉम अर्ली क्रिश्चियन एरा रेफर्स टू पांड्या रूलर्स एंड देयर वेल्थ बट लैक्स अ डिटेल्ड अकाउंट। अब जो संगम लिटरेचर है वो पांड्या रूलर्स की बातें भी करता है। ठीक है, एज यू कैन सी संगम लिटरेचर यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको मिल रही है, तो पांड्या लिटरेचर की बात करेगा बट बहुत डिटेल अकाउंट नहीं मिलते हैं। सम कॉन्करर्स आर मेंशन्ड रिवीलिंग द कंट्रीज एफ्लुएंस। ठीक है, तो हमको बहुत सारे डिटेल एज सच यहाँ पर भी नहीं मिलता है। नाउ पांड्या किंग्स एंगेज्ड इन ट्रेड। पांड्या किंग्स भी ट्रेड करते थे, किसके साथ? रोमन एम्पायर के साथ। बता दिया कैसे, सेंडिंग एम्बेसीज टू एम्परर ऑगस्टस। जो एम्परर ऑगस्टस था उसको अपने एम्बेसीज जो है उनको भेजा जाता था। ठीक है, तो रोम पांड्या किंग्स, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि इस वक्त के लोग जो हैं वो इंगेज हैं किसमें, रोमन के साथ ट्रेड करने में, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, तभी तो फ्लरिश कर रहे हैं। ब्राह्मण्स हेल्ड इन्फ्लुएंस एंड पांड्या किंग्स conducted Vedic sacrifices in the early Christian centuries। तो अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरी आप देखोगे कि वैदिक सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं और वहां पर ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस वहां पर है। तो यानी कि पांड्या किंग्स में आप देखोगे कि ब्राह्मण इन्फ्लुएंस बना रहा और वैदिक सैक्रिफाइसेस यहां पर हो रही हैं। अब हम आते हैं चोला की बात करेंगे। चोला, इनकी कैपिटल वाज व्हाट, इनकी कैपिटल आप देखोगे यू विल फाइंड इज कावेरीपट्टनम। कावेरीपट्टनम जिसको पुहार करके बोला जाता है। ठीक है ना, चोलाज। अब आप इनकी बात करोगे तो पुहर या पुहार, एंड दिस वाज लेटर कॉल्ड एज कावेरीपट्टनम, कावेरीपट्टनम। ठीक है, जो चीफ इनका एरिया था, जहां से चीफ पॉलिटिकल हिस्ट्री जो शुरू होती है दैट इज बेसिकली उरियर। उरियर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, एंड उरियर आप देखोगे इट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर कॉटन ट्रेड। यहां से कॉटन ट्रेड होता हुआ आपको दिखेगा, कॉटन ट्रेड। ठीक है, लेट अस गो थ्रू, रीड इट, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए चोल किंगडम आप यहां देख पा रहे हो, लेटर नोन एज चोला मंडलम, कोरोमंडल कोस्ट पे, ले नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्यास, पांड्यास के नॉर्थ ईस्ट में यहां दिख रहा है आपको, बिटवीन पेन्नार एंड वेलार रिवर्स। अब ये ध्यान रखिएगा, जो रिवर्स आपको जो दो ऊपर नीचे रिवर्स हैं जिसके बीच में ये सैंडविच्ड है चोला अंपायर,
वो आपको दिख रहा है, दैट इज द रिवर्स आर पेनार एंड विलार रिवर। संगम टेक्स्ट इनकी बात करता है। संगम टेक्स्ट हमें बहुत सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री बताता है, जैसे ओरायूर जो है वो कॉटन ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ एरिया था। इतनी इंफॉर्मेशन दी, ज्यादा नहीं दी गई है, ठीक है। अराउंड द 2nd सेंचुरी बीसी यू विल फाइंड कि एक चोल का राजा था जिसका नाम था इलारा। इन्होंने भाई साहब ने इलारा राजा ने जो है, जो सेकंड यहां पर आपको मिलेगा इस सेंचुरी, मिड सेंचुरी में श्रीलंका के ऊपर 50 सालों तक रूल किया। तो यहां पर चोलास के जब हम राजाओं की बात करेंगे तो एक यहां पर चोला का चीफ था या किंग था, उस चोला किंग का नाम क्या है, इलारा। और इलारा जो है ही इज रूलिंग 50 ईयर्स ऑन श्रीलंका। श्रीलंका में 50 साल का यहां पर रूल जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। देन फर्म चोला हिस्ट्री, यानी कि हम कह सकते हैं जो चोलास का बहुत स्ट्रॉन्ग रूल जो है वो शुरू होता है एक्चुअली करिकला से। एक राजा का मैंने बताया आपको, राजा का नाम क्या है यहाँ पर, इलारा। एक और राजा है, हिज नेम यू विल सी। फर्म चोला बिगिन हिस्ट्री कहां से शुरू होती है, 2nd सेंचुरी एडी। मतलब फर्म चोला हिस्ट्री मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ चोलास के बारे में हमको कहां कब से पता चलता है, 2nd सेंचुरी एडी से। अब देखो यहाँ पर एडी हो गया, ध्यान रखना 200 एडी के आसपास से, जब राजा था किंग करिकाल। किंग करिकाल यहां पर राजा था, ठीक है। इन्होंने फाउंड किया पुहार, एंड पुहार इज बेसिकली व्हाट, कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टनम, ठीक है। और ये कावेरी पट्टनम नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये कावेरी नदी के किनारे था, और कावेरी नदी के किनारे यहां पर एक एम्बैंकमेंट बनाया गया, एम्बैंकमेंट। और ये एम्बैंकमेंट बनाया गया था श्रीलंका से लाए गए 12,000 स्लेव्स के द्वारा। 12,000 स्लेव्स जो हैं श्रीलंका से लाए गए थे, और उन्होंने इस पर्टिकुलर कावेरी नदी के किनारे ये एम्बैंकमेंट यहां बनाया था, और इसीलिए आप देखो कि इस शहर का नाम फिर कावेरी पट्टनम पड़ जाता है, ठीक है। ये आप पूरा रीड करोगे, ये चीज यहां लिखी है। नाउ पुहार विच इज लेटर ऑन रिकॉग्नाइज्ड एज कावेरी पट्टनम, द चोला कैपिटल बाद में बनती है, यूज अ मेजर ट्रेड हब विद अ लार्ज डॉक स्पेशलाइजिंग इन द कॉटन क्लॉथ ट्रेड। तो यहां से भी आप देखोगे इकोनॉमी कैसे फ्लरिश हो रही है, कॉटन का ट्रेड यहां हो रहा है। चोलाज वेल्थ वाज बूस्टेड बाय फ्लरिशिंग ट्रेड। अब सबकी बात यहां पर हो रही है, भाई आपस में लड़ रहे हैं बट फिर भी बूम कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ द ट्रेड। और ट्रेड किससे हो रहा है, किसमें हो रहा है, कॉटन क्लॉथ में हो रहा है। एंड दे मेंटेन्ड अ रोबस्ट नेवी, और इनके पास एक बढ़िया यहां पर नेवी भी रोबस्ट बहुत अच्छी थी, एंड दैट इज वाई चोला ज्यादा यहां पर पावरफुल देखने को मिलते हैं। करिकाल के सक्सेसर बहुत ज्यादा वीक होते हैं, और इसलिए उसके बाद चोल किंगडम जो है वो अपने डिक्लाइन पे आ जाता है, ठीक है ना। और जो पूरा कैपिटल थी उनकी कावेरी पट्टनम, वो भी यहाँ पूरी तरह से क्या हो जाती है, डिक्लाइन खत्म हो जाती है। चेराज एंड पांड्याज, अब इन्होंने क्या किया, अब देखो चोलाज का हो गया, अब चेरा और पांड्या क्या कर रहे हैं, ये आपस में पहले टेम्पररी दोस्त बन गए। चेराज एंड पांड्याज उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में एक्सपैंडेड द एट चोलाज एक्सपेंस। अब चोलाज का जो कैपिटल है वो डिक्लाइन कर गया, अब वो चोला के मतलब चोलाज के अगेंस्ट एक्सपैंड कर रहे हैं, कौन, चेराज और पांड्याज, ठीक है ना। यू विल साइन चेराज एंड पांड्याज, ये चोलाज हैं, ठीक है ना, दीज आर चोलाज, समझना। और ये है आपके पांड्याज, ठीक है, ये आपके पांड्यास, ये है आपका चेराज। अब ये जो है देखो, ये लोग दोनों, ये लोग पहले एक टेम्पररी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले तो लड़ते हैं एक दूसरे से, और जब कुछ नहीं निकल के आता तो फ्रेंडशिप कर लेते हैं, और साथ में मैट्रिमोनियल लाइंस कर लिया, ठीक है। देखो लिखा है चेराज एंड पांड्याज एक्सपैंडेड द चोलाज एक्सपेंस व्हाइल पल्लवास जो थे फ्रॉम द नॉर्थ फर्दर वीकेंड चोला। और नॉर्थ से जब पल्लवास ने अटैक किया तो चोला अंपायर और ज्यादा वीक हो गया यहाँ पर। फ्रॉम 4th to 9th सेंचुरी एडी, अब देखिए 4th से लेकर 9th सेंचुरी एडी, चोलास प्लेड अ माइनर रोल इन साउथ इंडिया हिस्ट्री, क्योंकि अब वो यहाँ पर धीमे धीमे डिक्लाइन कर रहे थे, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट चेराज। अब जब चेराज की बात करेंगे तो हम चेरा की इस फेस को देखेंगे, कैसे वो पहले पांड्यास के साथ दोस्ती करता है और फिर उसके बाद वो चोलास के साथ दोस्ती कर लेता है, इस तरह से हम देखेंगे। देखिए हम बात करने जा रहे हैं चेरा की, यानी कि हम लोग इस वाले पोर्शन की यहाँ पर बात जो है वो करने जा रहे हैं। नाउ चेरा या केरलास वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ पांड्यास, आपको पांड्या के वेस्ट में और पांड्या के नॉर्थ में देखने को मिलेगा। कवर्ड कोस्टल एंड माउंटेन एरियाज इन केरला एंड तमिलनाडु, इन जगह पे आपको ये चेरा का रूल देखने को मिलेगा। इन अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरीज चेरा वॉज सिग्निफिकेंट एज चोलास एंड पांड्यास गेनिंग इंपॉर्टेंस थ्रू ट्रेड विद रोमन्स। चेरा वॉज एज सिग्निफिकेंट, तो बेसिकली जो आपने इंपॉर्टेंस अभी चोलास की और पांड्यास की देखी, सेम इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर चेरास की भी देखने को मिलेगी। ना चेरा की हिस्ट्री जो है वो क्या है कि भाई उनका कॉन्फ्लिक्ट चोलास और पांड्यास के साथ चलता रहता था, ठीक है ना। क्या हिस्ट्री है, क्या हिस्ट्री है कि भाई यहाँ जो चेराज हैं इनका आपको लड़ाई दिखेगी कि इनकी लड़ाई इन दोनों के साथ चलती रहती थी। चेराज किल्ड, अब करिकाल का जो फादर थे, अब करिकाल जो है वो आपको पता है ये जो किंग है ही इज द चोला किंग, और चोला का जो बाप, चोला के जो किंग थे करिकाल, उनके फादर को मार दिया था चेरा के राजा ने। ऑल्दो आप देखोगे बाद में चेरा के राजा को भी अपनी जान गंवानी पड़ी,
मतलब चेरा के राजा ने चोल के राजा के बाप करिकाल के फादर की यहां पर मृत्यु कर दी, डेथ कर दी, और उसके बाद चेरा राजा को भी अपनी लाइफ यहां पर बतानी, मतलब उनको गंवानी पड़ी। तो टेम्परली क्या हुआ, चोलास और चेरास जो है इसके बाद क्या हो जाता है भाई, लड़ाई चलती जा रही है, उन्होंने उनके फादर को मार दिया, उन्होंने राजा को मार दिया, और फिर ये चलता जा रहा है। तो टेम्परली देखो वर्ड क्या लिखा है, टेम्परली, ऐसा नहीं परमानेंटली, टेम्परली चोलास और चेरास जो है वो फ्रेंडशिप कर लेते हैं, और साथ में जैसे मैंने बताया कि एक मैट्रिमोनियल लाइन, शादी का विवाह यहां पर निपटा कर लेते हैं। लेटर अब देखो क्या होता है, चेरा किंग जो है वो अलाई कर जाता है पांड्यास के साथ, पहले चोलास के साथ, अब वो पांड्यास के साथ कर रहा है, और इन दोनों ने मिलकर यानी कि चेरास एंड पांड्यास, दे अलोंग विद अदर लोकल चीफ्स, उनके साथ मिलकर पांड्यास पर अटैक किया, पर पांड्या ने इनको इस अलायंस को हरा दिया, ठीक है ना। लेटर द चेरा किंग अलाइड विद पांड्यास अगेंस्ट चोलास बट दे वर डिफीटेड। ध्यान रखना, एक एक लाइन है बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं हुआ क्या था। हुआ यही था कि भाई चेरास और वो चोलास एक साथ आ गए, दोनों सी एक साथ आ गए और पी पर अटैक किया पांड्यास पे, लेकिन पांड्यास ने इनको इनके अलायंस को हरा दिया। इसके बाद एक कोशिश और करी गई थी लोकल चीफ्स के द्वारा, 10-11 राजा एक साथ आ गए थे और पांड्यास पर अटैक करते हैं, पांड्या उनको भी हरा देते हैं। समझ पा रहे हैं, एलिजली द चेरा किंग वुंडेड इन द बैक। अब ये माना जाता है कि चेरा का जो राजा है उनकी पीठ पे घाव हो गया था, और इस शर्म की वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली। ही वॉज वुंडेड इन द बैक इन दिस बैटल एंड दैट इज व्हाई ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ द शेम। शर्म की वजह से वो यहां पर क्या करते हैं, वो यहां सुसाइड कर लेते हैं। अब यहां पर चेरा के राजा सिंगतुवन, इनकी बात यहां पर करेंगे। ये राजा काफी इंपॉर्टेंट है चेरा की हिस्ट्री में। तो चेरा के जो पोएट्स हैं वो काफी ज्यादा तारीफ करते हैं इस राजा की, इसका नाम था सेंगुतुवन। एज द ग्रेटेस्ट किंग कहा गया है सेंगुवत्तन को, ठीक है ना, सेंगुतुवन को। सिक्योरिंग हिज कजिन, अब इसने क्या किया, सेंगुतुवन ने अपने कजिन को गद्दी बैठा लिया, अपने कजिन को लड़ झगड़ गद्दी बैठा ली, सिक्योरिंग हिज कजिन ऑन द थ्रोन आफ्टर डिफीटिंग हिज राइवल्स। तो चेरा के जो यहाँ पर राजा है उसका यहाँ पर काफी चर्चा हुआ, सेंगुतुवन, इसने अपने कजिन को गद्दी बिठाया अपने राइवल्स को हराने के बाद। क्लेम्स ऑफ सेंगुतुवन क्रॉसिंग द गंगा एंड इन्वेडिंग द नॉर्थ आर लाइकली एग्जैजरेटेड, कह सकते हैं कि ऐसा हुआ, बट ऐसा लगता है काफी ज्यादा एग्जैक्ट यहाँ पे एग्जैजरेशन किया गया है, ऐसा हुआ नहीं होगा। चेरा की पावर डिक्लाइन कर जाती है 2nd सेंचुरी एडी के बाद, एंड द हिस्ट्री रिमेन्स अननोन अंटिल द 8th सेंचुरी एडी। तो आप देख पा रहे हो ज्यादा इंफॉर्मेशन अगेन हमको यहाँ नहीं मिलती है 8th सेंचुरी एडी तक, फिर हमको पता ही चलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। प्राइमरी फोकस इन तीनों किंगडम से क्या था, पॉलिटिकल हिस्ट्री था। इज देयर परसिस्टेंट वॉर्स, लगातार ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, और किससे, अपने आप से, आपस में, और श्रीलंका से, ये आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वही पॉइंट है कि भाई इनको हार जाना चाहिए, क्यों लड़ रहे हैं, डिस्पाइट वॉर्स दे स्टेट थ्राइव्ड, क्यों थ्राइव कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और फॉरेन ट्रेड कर रहे थे ये लोग, काहे में, स्पाइसेस में, पेपर, है ना, देन वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कर रहे हैं, साथ में एलिफेंट्स इनको आइवरी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, पर्ल्स इनको समुद्र के अंदर से मिल रहा है। सो ऑल दीज आर रिसोर्सेज जो यहाँ पर थे, और इसी वजह से ये जो किंगडम्स हैं ये यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। क्लियर है, डिस्पाइट वॉर्स होती जा रही फिर भी। अब साथ में मुस्लिम का प्रोडक्शन हो रहा है, सिल्क का हो रहा है ना, उसके अलावा ट्रेड रूट जो हैं वो तमिल को कनेक्ट करते हैं ग्रीक से, इजिप्शियन से, है ना, मलाय आर्चिपेलागो, मतलब जगह जगह इनके अदर वर्ड से यहाँ पर ट्रेड जो है वो होते जा रहे थे। द डिक्लाइन ऑफ दिस ट्रेड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द डीके ऑफ दिस किंगडम, और जैसे जैसे ट्रेड डिक्लाइन किया इसका मतलब ऑब्वियसली ये किंगडम्स भी यहाँ पर वीक हो गए होंगे, तभी अब ट्रेड भी होना कम हो जाता है। नाउ द पर्स एंड द स्वॉर्ड, अब देखो पर्स एंड द स्वॉर्ड में पर्स का मतलब हो गया इकोनॉमी कैसी थी, लिखने का तरीका है बस, और स्वॉर्ड का मतलब क्या हो गया कि पावर, यहां पावर की बात करी गई है। तो ऑब्वियसली बात है, सोचो अगर इकोनॉमी तगड़ी है तो पावर भी यहां तगड़ी हो जाएगी। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया, ठीक है। ट्रेड एक तो बहुत हो रहा था, ट्रेड बहुत हो रहा था, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो रहा है यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट था ये। देन पुहार मतलब कावेरीपट्टनम, यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैसे, मर्चेंट्स फेस्ड ट्रांजिट, अब देखो ट्रांजिट ड्यूटीज ली जाती थी इनसे, ठीक है, एक तरीका ये था यहाँ पर कमाई करने का, ट्रांजिट ड्यूटीज। जो सोल्जर्स थे वो उनकी सेफ्टी और उनको गार्ड किया जाता था अगेंस्ट स्मगलिंग बाय कांस्टेंट विजिलेंस। अब देखो क्या क्या चीजें चल रही थी, ठीक है ना, इसके अंदर पहला तरीका क्या है कमाने का, फर्स्ट तरीका क्या है, ट्रांजिट ड्यूटीज लेना, फर्स्ट तरीका है ट्रांजिट ड्यूटीज ये लोग ले रहे थे, ठीक है ना। उसके अलावा नेक्स्ट स्पॉइल्स ऑफ वॉर, पॉइंट बी, जो भी लड़ाई में निकल के आया जीते ये लोग, स्पॉइल्स ऑफ वॉर ये आपस में ले रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग फ्लरिश कर रहे थे।
देन फाउंडेशन ऑफ वॉर एंड पॉलिटी रेस्टेड ऑन कंसिस्टेंट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। थर्ड क्या था, तरीका क्या था पर्स का, एग्रीकल्चर इनकम, इससे भी साउथ इंडिया में यहां पर पैसा आ रहा था, एग्रीकल्चर इनकम हो रही है। देन टिप ऑफ द पेनिनसुला नियर बाय एरियाज वेयर हाईली फर्टाइल एरियाज है ना, यील्डिंग पैडी एंड रागी एंड शुगर केन। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है एग्रीकल्चर इनकम कैसे बढ़ी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से, और एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है कौन कौन सी बात हुई, जैसे कि रागी, जैसे कि पैडी, ठीक है, इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये चार तरीके हैं जिसके थ्रू पर्स जो है वो काफी अच्छा यहां पर हो जाता है साउथ इंडिया के रूलर्स का या साउथ इंडिया की डायनेस्टीज का। नाउ कावेरी डेल्टा, हम यहां पर लास्ट में आ रहे हैं, कावेरी नीचे की तरफ आ गए। तो कावेरी डेल्टा बहुत ही एक्सेप्शनली प्रोडक्टिव था, बहुत बढ़िया यहां पर एग्रीकल्चर हो रहा था। ऐसा कहा जाता है कि एक जगह जितने में हाथी सो जाएगा, एक प्लेस जितने में हाथी सो जाएगा, उतने में 7 लोगों का खाना, उतने में 7 लोगों को फीड करने के बराबर खाना वहां पर उग सकता है। तमिल रीजन ऑल्सो प्रोड्यूस्ड वेरियस ग्रेन्स, बहुत सारे ग्रेन्स जैसे फ्रूट, पेपर, टर्मरिक, ये सब चीजें जो है वो तमिल रीजन में ग्रो होती थी। और ऐसा माना जाता था कि जो राजा है वो इसमें से कुछ कुछ शेयर जो है रखता होगा, विद द किंग लाइकली हैविंग, कि वो कुछ प्रोड्यूस का हिस्सा अपने पास यहाँ पर रखता होगा। अब टैक्सेस भी इनसे वसूले जा रहे हैं, टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्स सपोर्टेड अ बेसिक स्टेट आर्मी, राइट। अब टैक्सेस लोगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपने आर्मी को यहां पर मेंटेन कर पाओगे, आर्मी को आप क्या कर पाओगे, आर्मी को सैलरी दे पाओगे, तभी तो आर्मी मेंटेन होगी। तो आप आर्मी मेंटेन कर पा रहे हो, क्यों, क्योंकि टैक्सेस लग रहे हैं। ठीक है, एलिफेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं पावर की, मतलब ये पावर, ये चीज देख लिया हमने पर्स, हम बात कर रहे हैं स्वॉर्ड की। तो पावर कैसे दिखाई जा रही है, पावर दिखाने के तरीके देखो, नंबर 1 एक आर्मी हुआ करती थी, नंबर 2 एलिफेंट्स है, ये हम बात कर रहे हैं पावर की, समझ रहे हो, पॉइंट लिखो बस, पॉइंट, यू जस्ट मेंशन द पॉइंट्स। टैक्सेस, सेकेंड एलिफेंट्स, तीसरा, थर्ड जो यहां पर कैप्टन, मतलब लोग जो है वो नोबल्स एंड प्रिंसेस, ये लोग कैप्टन्स रखते थे, कैप्टन्स रोड एलिफेंट्स वाइल कमांडर्स यूज चैरियट्स। तो बेसिकली एलिफेंट्स और चैरियट्स का इस्तेमाल हो रहा है। थर्ड पॉइंट, पावर दिखाई जा रही है। नंबर 4, जो फुटमैन एंड हॉर्समैन हैं ये लेदर के सैंडल्स पहन रहे हैं फॉर फुट प्रोटेक्शन एंड बैटल। तो दिस इज दी पावर, दिस इज दी पावर। तो मैंने आपको स्वॉर्ड बता दिया, स्वॉर्ड पर्स कैसे स्ट्रांग हो रहा है, पर्स स्ट्रांग होने के 4 तरीके। बस आप बनाओ, मेक अ फ्लो चार्ट। आई वांट कि आप याद सीख लो कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, बनाओ फ्लो चार्ट। पॉइंट ए ट्रांजिट ड्यूटीज, पॉइंट बी जस्ट टेल देम, राइट, स्पॉइल्स ऑफ वॉर। मैं चाहे तो ऐसे लिख के ले आता, खत्म हो जाता, लेकिन अब आप लिखो उसको, बनाओ, ठीक है ना। पावर कैसे दिखाया, ये 4 पॉइंट्स हो गए। नाउ सोशल क्लास का राइज होता है। देखो सोशल क्लास, एक तो ब्राह्मण क्लास थी, ब्राह्मण क्लास थी। देन यू विल फाइंड क्षत्रियास एंड वैश्यास, ठीक है। अब जो 4th क्लास है इट इज कॉल्ड एज वेल्लास और रिच पीजेंट्स, अब समझो आप बात को, ये तो 3 आपको ऊपर देखने को मिल रही हैं। चौथा 4th क्लास वाज वेल्लास और रिच पीजेंट्स। चलिए लेट अस सी। किंग्स इनकम फ्रॉम ट्रेड, वॉर एंड एग्रीकल्चर सपोर्टेड प्रोफेशनल वॉरियर्स, बार्ड्स एंड प्रीस्ट, मेनली ब्राह्मण्स। तो चूंकि अब इनकम किंग की बढ़ गई थी, ट्रेड की वजह से, लड़ाई की वजह से, एग्रीकल्चर की सपोर्ट की वजह से, कई सारे रीजंस थे, कई इकोनॉमिक बूम की वजह से पैसा आ गया और किंग अब जो है बहुत सारे अदर प्रोफेशनल्स को मेंटेन कर सकता था। तो यहाँ पर मेनली ब्राह्मण्स की बात आती है, क्योंकि बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते थे एंड ब्राह्मण्स को उसमें परफॉर्म करना होता था अपने वैदिक सैक्रिफाइसेस को। तो ब्राह्मण्स अपीयरिंग इन दी संगम एज वेर जनरसली रिवॉर्डेड, उनको बहुत रिवॉर्ड मिलते थे, जनरसली रिवॉर्डेड। अगेन मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये सब एरस शर्मा बोल रही है। बाय आइडियल किंग्स इवन रिसीविंग गोल्ड भी मिलता था, कैश, लैंड, चैरियट्स, हॉर्सेस, एलिफेंट, ये सब चीजें दी जाती थी ब्राह्मण्स को, ठीक है ना, यहाँ के राजा दे रहे थे। तमिल ब्राह्मण्स कंज्यूम मीट एंड वाइन, ये भी वर्णन जो है आर.एस. शर्मा के अंदर लिखा हुआ है, क्लियर है, इस प्रकार की चीज। संगम टैक्स रिकॉग्नाइज। अब क्षत्रियास की बात करेंगे, क्षत्रियास और वैश्यास जो थे वो आप देखोगे रेगुलर वर्ण थे, ठीक है, विद वॉरियर प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन सोसाइटी। तो जो वॉरियर्स थे, क्षत्रियास जो थे, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं सोसाइटी के अंदर। आपको पता है कि उनका रोल क्या होता है, प्रोटेक्शन करना। जो आर्मी कैप्टन थे उनको टाइटल दिया गया, टाइटल ऑफ एनआरडी। जो आर्मी कैप्टन, मतलब देखो क्या होता था कि जो आर्मी कैप्टन होते थे उनको ये टाइटल दिया जाता था जस्ट टू शो देम रिस्पेक्ट एंड गिव देम पावर,
ठीक है। अब यहां पर जो भी बेसिकली हम बोलेंगे पीजेंट्स थे, या ऐसे लिख लो कि जो भी सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स थे, सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स दोनों, ये कौन होल्ड कर रहा है? वेल्लालास, यानी कि रिच पीजेंट्स अंडर द चोला एंड पांड्यास। चोला और पांड्यास के अंदर ये एक लोग होते थे रिच पीजेंट्स, बड़े बड़े रिच पीजेंट्स, स्मॉल पीजेंट्स भी, रिच पीजेंट्स भी। यहाँ रिच पीजेंट्स है यानी कि पैसा है, और पैसा है तो ये लोग सिविल ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर दोनों रख पाते थे। तो ये फोर्थ क्लास बना, ठीक है ना। दिस बिकेम दी फोर्थ क्लास। रूलिंग क्लास, इनका नाम क्या था? अरासर। अब ये रूलिंग क्लास है, देखो पावर किसके पास है? इनके पास। पावर किसके पास है? इनके पास। और यहां पर इनके पास क्या है? इनके पास है इकोनॉमी, पैसा इनके पास है, पैसा इनके पास है, पावर इनके पास है। अब बताओ कि अगर पैसा प्लस पावर, समझ रहे हो, पैसा प्लस पावर ये कंबाइन हो जाएगा एक साथ, तो जाहिर सी बात है काफी स्ट्रांग हो जाएंगे, फॉर्मिंग द फोर्थ कास्ट डोमिनेटिंग द लैंड ओनरशिप एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग द डिवाइडेड पीजेंट्स रिच एंड पुअर। तो ये फोर्थ कास्ट बनती है। भैया पैसा भी है, पावर भी है, क्यों? क्योंकि ये जो रूलिंग क्लास है अरासर, इनकी मैरिज टाइज हो गए थे किनसे? पावर इनके साथ, वेलालास के साथ, रिच पीजेंट्स के साथ। मतलब दिस इज वेलालास, और ये पैसा किसके पास है? पैसा इज विद अरासर, अरासर। तो अरासर प्लस वेलालास ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फोर्थ कास्ट, फोर्थ डोमिनेटिंग कास्ट। प्लीज नोट, नॉट डोमिनेट, मतलब डोमिनेटिंग लैंड एग्रीकल्चर के लिए फोर्थ कास्ट बनती है। एंड ऑब्वियसली दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं यहाँ पर, रिच पीजेंट्स हैं और पुअर वाले भी हैं, दोनों हैं। क्लियर? द रिच लैंड ओनर्स एम्प्लॉयड लेबरर्स। अब जो रिच वाले लोग थे वो लेबरर्स को एम्प्लॉय करते हैं, ऑफन फ्रॉम द लोएस्ट क्लास। लोएस्ट क्लास का क्या है यहाँ पर नाम नोट करिएगा, एनसीईआरटी बोलता है कदैसिया। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है चैप्टर, तो आपको ये पॉइंट्स तो यहाँ पर मेंशन करने ही पड़ेंगे। क्लियर है? इतने पॉइंट्स आपको यहाँ मेंशन करने पड़ेंगे। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नाउ सम आर्टिसंस डबल्ड एज एग्रीकल्चर लेबरर्स लाइक द पर्तियास who worked with animal skins for mats। अब देखिए सम आर्टिसंस जो थे, कुछ ऐसे काम करने वाले लोग थे, कुछ आर्टिसंस थे डबल्ड एज एग्रीकल्चर लेबरर्स, ठीक है। तो वो एग्रीकल्चर लेबरर्स से डबल नंबर में थे, और वो क्या थे? लाइक द, ये नाम है उस क्लास का, पार्टियार्स। देखो यहाँ पर आपके नाम भी आता है, आई जस्ट टेल यू। सम आर्टिसंस वर नॉट डिफरेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर, कुछ लेबरर्स, कुछ आर्टिसंस डिफर नहीं करते थे, ठीक है। द परियार्स वर एग्रीकल्चर लेबरर्स। अब यही परियार्स जो हैं, इसका यहां पर स्पेलिंग लिखा हुआ है, इट इज PRAPARIYRS। सोचो वर्ड क्या लिखा है, परियार्स। ये भी एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, ये भी एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, बट द पॉइंट इज ये जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं दोस्तों, ये एग्रीकल्चरल लेबरर्स एनिमल स्किन के लिए काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग फॉर एनिमल स्किन, ठीक है ना। कुछ एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। ये एग्रीकल्चर लेबरर्स, जिनको क्या बोला जा रहा है? परियार्स। दे आर वर्किंग फॉर एनिमल स्किन। नाउ आउटकास्ट्स एंड फॉरेस्ट ट्राइब्स फेस्ड एक्सट्रीम पॉवर्टी। कुछ ऐसे भी लोग थे, समझ रहे हो, सोसाइटी के अंदर जो एक्सट्रीम पॉवर्टी फेस कर रहे थे, मानी कि सिर्फ हैंड टू माउथ था, जितना कमा रहे थे उतना वो खा रहे थे। सोशल, इसका मतलब ये हो गया, सबसे बड़ा पॉइंट आ गया आज का, वो ये कि सोशल इनइक्वालिटी, इसका मतलब बहुत ज्यादा थी संगम एज के अंदर। संगम एज के अंदर बहुत ज्यादा सोशल इनइक्वालिटीज थी। कैसे? कि जो गरीब थे वो मिट्टी घर में रहते थे, और जो अमीर थे वो ब्रिक हाउसेस में रह रहे थे, ठीक है ना। रिच ब्रिक हाउसेस में रह रहा है, और जो गरीब है वो पुअर हट्स के अंदर रह रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर मिलता है, हमको देखने को मिलता है, राइट। राइट। तो रोल ऑफ राइट्स एंड रिलीजन मेंटेनिंग सोशल इनइक्वालिटीज ड्यूरिंग दिस पीरियड इज अनक्लियर। अब ये बहुत क्लियर नहीं है कि क्या सोशल इनइक्वालिटीज का रीजन रिलीजन रहा होगा, या रिचुअल्स राइट्स होते हैं वो रहे होंगे, ये बहुत अनक्लियर है। ब्राह्मण्स इन द रूलिंग कास्ट इमर्ज्ड बट एक्यूट कास्ट डिस्टिंक्शंस सीन, ठीक है, इन लेटर टाइम्स वेर एब्सेंट इन दी अर्ली संगम एज। अर्ली संगम एज में ये डिस्टिंक्शंस एब्सेंट थे, जो बाद में देखने को यहाँ पर मिलते हैं। नाउ बिगिनिंग ऑफ ब्राह्मणिज्म, एक सिंपल सी बात है, क्योंकि इतने यहाँ पर वो शुरू हुए, स्टेट आ गई एग्जिस्टेंस में, सोसाइटी चेंज हो गई यहाँ पर, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर इंपैक्ट पड़ना ही था, और ब्राह्मण्स का डोमिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है।
तो ये जो ब्राह्मणिकल इम्पैक्ट देखने को मिलता है, कंफर्म किया जाता है, वही बहुत ही स्मॉल पार्ट ऑफ तमिल एरिया में होता है। ठीक है, किंग्स परफॉर्म वैदिक सैक्रिफाइसेस, और इन वैदिक सैक्रिफाइसेस के लिए ब्राह्मण्स की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, बिकॉज वो क्या करते थे, दे वर एंगेज्ड इन द डिस्प्यूटेशंस एंड वेरियस सैक्रिफाइसेस। नाउ लोकल गॉड्स वर्शिप करिए जा रहे हैं इन हिली रीजन्स वाज मुरुगन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोकल गॉड वर्शिप किए जा रहे हैं इज मुरुगन। ठीक है, इन अर्ली मेडिवल टाइम्स कॉल्ड एज सुब्रमण्य। वर्शिप ऑफ विष्णु भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, मेगालिथ ट्रेडिशन फॉर प्रोवाइडिंग फूड फॉर द डेड परसिस्टेड। अब ये चीज चली आ रही है अभी भी, इस टाइम तक भी ये चीज चली आ रही है कि भैया जो डेड है उनके लिए चीजें देना, मेगालिथिक ट्रेडिशन अभी भी परसिस्ट कर रहा है। क्रिमेशन वॉज इंट्रोड्यूस, अब क्रिमेशन शुरू हो गया, बट मेगालिथिक प्रैक्टिस ऑफ इनह्यूमेशन वॉज नॉट अबंडेंट। ये अबंडेंट नहीं किया गया कि जो पहले चल रहा था इनह्यूमेशन वाला अबंडेंट नहीं किया गया, क्रिमेशन जरूर आ गया था। ठीक है, एज यू कैन सी क्रिमेशन वॉज नाउ स्टार्टेड टू प्रैक्टिस। क्लियर? नाउ तमिल लैंग्वेज एंड संगम लिटरेचर, अब इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कस किया, कुछ मैंने आपको इसके नाम भी लिए थे। जैसे फॉर एग्जांपल हमको इस तमिल लाइफ के बारे में जो पता चलता है वो पता चलता है संगम लिटरेचर के थ्रू। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही लेक्चर के बता दिया। ठीक है, अब नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ संगम्स ये बहुत अनक्लियर है, कितने संगम हुए क्लियर नहीं है, लेकिन विद एन 8th सेंचुरी कमेंट्री ये एग्जैजरेट कर रहा है, क्लेमिंग 3 संगम्स हुए होंगे जो कि 10,000 साल चले विद इतने नंबर ऑफ पोइट्स एंड इतने पांड्या किंग्स एंड पैट्रॉन्स। ये जो यहाँ पर मुचगम हुए थे, संगम हुए थे, वो पांड्यास की पैटर्नेज में हुए थे, ध्यान रखना, वो पांड्यास की पैटर्नेज में हुए थे। ठीक है, और जो 3rd मुचगम हुआ था, संगम हुआ था, उस वक्त राजा थे वो मुदातिरोमन थे। ठीक है, वो मुदातिरोमन थे और वही उन्हीं के मतलब उनके पैटर्नेज में 3rd मुचगम यहाँ पर हुआ। तो व्हाट सर्टेन इज कि संगम हेल्ड अंडर द रॉयल पैटर्नेज इन मदुराई। आपको पता है कि मदुराई वाज बेसिकली द कैपिटल, है ना, तो जो है तभी के टाइम पे यहाँ पर ये होता है, संगम होती है ना। संगम लिटरेचर एज आई टोल्ड यू 2 टाइप से हैं यहाँ पर, एक आप देख रहे हो मेलकराक्कू, मैंने आपको नाम बताया, और किलनक्कू। ना ये नैरेटिव है, ये नैरेटिव टेक्स्ट है। इसके अंदर नैरेटिव मतलब कि इसमें आपको बहुत सारी हीरोइक बातें मिलेंगी, राजा महाराजा की कहानियां मिलेंगी, ये सब चीजें, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट, किसी प्रकार की मॉडल एथिक्स, इन सब की बातें यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन इस जगह आप देखोगे ये डायरेक्टिव टेक्स्ट है, यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट की बात हुई है, कैसे राजा को अपना बिहेवियर रखना चाहिए, नॉट इवन राजा, लोगों को अपना कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ बताया गया है। यहाँ पर हीरोइज्म, किसकी, किंग के हीरोइज्म की कहानी यहाँ पर बयां की जाती है। तो डायरेक्ट नैरेटिव टेक्स्ट में इस प्रकार का नरेशन है, हीरो का, राजा महाराजा कहानियां हैं, और डायरेक्टिव टेक्स्ट में आपको कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि मॉरल्स के ऊपर बात करी गई है, यानी कि एथिक्स के ऊपर बात करी गई, ध्यान रखना। और जो तोलकाप्पियम मिला था आपको, दैट वाज अ तमिल ग्रामर। ठीक है ना, तमिल ग्रामर, लेकिन उस किताब के अंदर भी आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। ठीक है, संगम लिटरेचर असेंबलीज में हुई, मैंने बता दिया, जो कंपाइल करी गई थी वाज कंपाइल्ड अराउंड 300 AD to 600 AD विद सम पार्ट्स रिफ्लेक्टिंग द 2nd century AD। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो आपको मिलेंगी, जो टेक्स्ट मिलेंगी वो 300 BC से 300 AD के बीच में मिलेंगे, लेकिन कंपाइल बहुत लेट किया गया और इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और मैंने आपको बता दिया कि जो नैरेटिव पार्ट है उसको हम लोग मेलकानक्कू बोल रहे हैं, और जो इसके यहाँ पर डायरेक्टिव वर्क्स हैं, डायरेक्टिव वर्क मतलब समझ में आ गया, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट की बात हुई है, तो उसको हम लोग किलनक्कू बोल रहे हैं। इसमें आप 18 माइनर वर्क्स और देखोगे, यहाँ पर आपको 18 मेजर वर्क देखने को मिलेंगे। अब सोशल इवोल्यूशन कैसे हुआ है, संगम टेक्स्ट रिफ्लेक्ट डिफरेंट सोशल इवोल्यूशन स्टेजेस। जैसे कि हम यहाँ पर नैरेटिव टेक्स्ट की बात करें, ग्लोरीफाई हीरोज, बता दिया मैंने आपको कि यहाँ पर हीरो को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल अदर की, जैसे कि इस वक्त क्या हो रहा है, ट्रेसेस मिल रहे हैं कि भाई उस वक्त की जो मेगालिथिक लाइफ थी, लोग जो है वो क्या थे, पैस्टोरलिस्ट थे, हंटिंग करते थे, फिशरमैन थे, ये सब थे, राइट। हमें ऑरेंज ऑब्जेक्ट्स मिले हैं उस वक्त, ये सब देख चुके हैं हम लोग। संगम टेक्स्ट में भी हमको ये सब चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, कि जो भी हमको वॉर से ब्यूटी मिली वो काफी इंपॉर्टेंट थी, इकोनॉमी उससे भी चल रही थी। टेक्स्ट हमको बता रहा था कि जो हीरोज हैं उनको हम लोग टर्न कर देते थे इनटू स्टोन अपॉन डेथ। तो यहां पर अब आपको वो चीज रिकलेक्ट होगी जब मैं बता रहा था कि मेगालिथ बरियल्स में क्या हो रहा था, जब उनको दफनाया जा रहा था, क्या कर रहे थे कि सिस्ट बरियल फॉलो करते थे, यानी कि दफनाने के बाद बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे। तो हो सकता हो कि उनका वो कॉन्सेप्ट रहता हो कि भैया जो भी हीरो है वो आफ्टर इज डेथ उसको वो लोग स्टोन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट मेंशंस हीरोज टर्न इनटू स्टोन।
क्लियर है ना। अर्ली सोशल एवोल्यूशन रिफ्लेक्टेड इन संगम लाइकली रिलेट्स टू दी अर्ली मेगालिथिक स्टेज। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब ये सब मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। नैरेटिव संगम टेक्स्ट में क्या होता है, स्टेट फॉर्मेशन बताया कैसे हुआ, वॉरियर ग्रुप्स के बारे में, मतलब हर चीज आपको यहाँ पर स्टेट से मिलेगी। ठीक है, हीरो की कहानी मिलेगी, राजा की कहानी आपको मिलेगी। ठीक है, टेक्स्ट में आपको ट्रेड, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, फार्मर्स, इन सब की आपको शहरों के नाम मिलेंगे, कांची, कोरकई, मदुराई, पुहार, उरायूर, इन सब के नाम मिलेंगे। राइट, ये सब नाम बता चुका हूँ। पुहार को हम लोग कावेरी पट्टनम बोल रहे हैं। ग्रीक और रोमन अकाउंट्स भी कहते हैं कि हाँ भैया इनका बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा था। संगम टेक्स्ट में डायरेक्टिव टेक्स्ट भी है। ये सब चीजें आप रीड करोगे ना, इट इज अगेन द सेम थिंग, कुछ भी इसमें अलग यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। राइट, अब ये देखिए तोल्काप्पियम, जिनके यहाँ पर ऑथर कौन है, तोल्काप्पियार, क्या नाम है इनका, तोल्काप्पियार, ये ऑथर है। ठीक है, और एक आपको दिख रहा है, एक आपके एक टेक्स्ट ये है तिरुकुरल। नोट करिएगा दोनों चीजें। देखो तोल्काप्पियम क्या है, एक फेमस ग्रामर है, पोएटिक टेक्स्ट है तमिल में, लेकिन आपको इसके अंदर बहुत सारी और चीजें मिलेंगी। और तिरुकुरल की बात करेंगे तो ये एक और तमिल टेक्स्ट है जो फिलॉसफी में डील करता है। ये दो चीजें अलग अलग हो गई ना। इसके अलावा मैंने आपको नाम लिखवाया था सिलापदिक्रम और मानीमेक्कलाई, ये दो चीजें और हैं। अभी ये एक तरह का एपिक्स है, ठीक है ना, ये तमिल एपिक्स है। ठीक है, जो 6th सेंचुरी एडी के राउंड के हैं, उसमें कुछ कहानी है। जैसे कि आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि एक कन्नगी, एक लेडी थी यहाँ पर, कन्नगी। ठीक है, तो कन्नगी जो है, मैं बता देता हूँ इसमें क्या है, कोवलन और कन्नगी कहानी है। एक लेडी थी कन्नगी, जिसका विवाह जो है किससे हुआ था, कोवलन से हुआ था। ठीक है, अब कोवलम जो है, ये कोवलन जो है, ये दोनों लोग कहाँ रहते थे, ये चोल किंगडम में रहते थे। ठीक है, ये लोग कहाँ रहते थे, ये चोला के किंगडम में रहते थे। राइट, अब जो यहाँ पर कोवलन है, उनको जो है अट्रैक्शन हो गया, उनको प्यार हो गया, या उनका अट्रैक्शन हुआ किससे, माधवी से। किससे हुआ, माधवी से हुआ। ठीक है, अब दूसरा कोई लेडी माधवी से हुआ, और उससे उनको एक बेटी भी जन्म हुआ। ठीक है, तो कन्नगी से यहाँ पर शादी हुई थी, किसकी, कोवलम की। नाउ इन्वॉल्विंग अ लव स्टोरी इन्वॉल्विंग कोवलम, माधवी एंड कन्नगी। तो शादी किसकी हुई, कोवलम और कन्नगी की, लेकिन अट्रैक्शन जो बाद में किससे हो गया, कोवलम को माधवी से हो गया। नाउ मणिमेक्कलाई, ये इनकी बेटी का नाम था, माधवी की, जो कोवलम और माधवी के बीच में हुआ। मतलब ये तो शादी पहले ही हो चुकी थी, इनका अट्रैक्शन हो गया किससे, माधवी से, और इससे जो लड़की यहाँ पर बॉर्न हुई, शी वॉज मणिमेक्कलाई। इसी के नाम पे यहाँ पर आगे आपको वो टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या, जब ये चले गए, कोवलम चले गए माधवी के पास, देन ही रियलाइज कि मैंने गलत किया है कन्नगी के साथ, एंड ही रिटर्न बैक। जब वापस आए तो फिर शी एक्सेप्टेड, कन्नगी एक्सेप्टेड हिम, ठीक है। फिर ये लोग चले जाते हैं और चेरास के पास जाके रहते हैं, जो पांड्यास के किंगडम में रहते हैं। वहाँ पर उनका काम नहीं होता है ना, काम ढूंढने के लिए ये जेवर, अपने जो वाइफ का जेवर लेके जा रहा होता है। तभी वहाँ के राजा ने ऑर्डर किया होता है कि भाई उसकी वाइफ की जो ज्वेलरी है खो गई है, और तभी उसके कोवलम को जो है वहाँ पकड़ लिया जाता है और उसको मार दिया जाता है। कन्नगी यहाँ पर देखो श्राप देती है फिर मदुराई के राजा, इसको पांड्या के राजा को। ठीक है, और वो भी मर जाता है, और जो पूरा कैपिटल था मदुराई का, उसका आपका जो पांड्यास का, वो यहाँ पर जल के खत्म हो जाता है। फिर ये कन्नगी चली जाती है और जाके चेरास के पास, चेरा के किंगडम में रहने लगती है, एक पहाड़ की ऊंचाई पे। तो वहाँ का जो राजा होता है फिर वो उसको बड़ा करता है। ठीक है, और वहाँ से मतलब उसको बड़ी रिस्पेक्ट करता है एक तरह से, और यहाँ से वो शुरू करता है पत्नी कल्ट। पत्नी कल्ट की यहाँ पर स्टार्ट होते हैं कि भाई आइडियल वाइफ की बात यहाँ करी जाती है कि ऐसी आइडियल होनी चाहिए, और इस चीज को यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर चेरा किंग नाम कौन था, चेरा किंग का नाम था सेनुगुट्टुवन, जिसके बारे में हम लोग इससे पहले भी लेक्चर में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही यहाँ पर, अच्छा अब क्या हुआ, ये तो एक हो गया आपका सिलापदिकम करम की कहानी हो गई। इसमें क्या है, इसमें कहानी ये थी कि जो उनकी बेटी थी, ठीक है, अब उनकी बेटी के स्ट्रगल्स के ऊपर कहानी लिखी है। रिटन बाय अ मदुराई ग्रेन मर्चेंट, सेंटर्स ऑन द एडवेंचर्स ऑफ कोवलन एंड माधवीज डॉटर विद अ फोकस ऑन रिलीजियस थीम्स, ये यहाँ इसमें दिया गया। तो ये कुछ तमिल के टेक्स्ट है यहाँ पर। राइटिंग वॉज लाइकली नोन, अब राइटिंग लोग जानते ही थे, एज यू कैन सी जगह जगह यहाँ पर ऐसे लिखा भी हुआ है, राइटिंग वॉज लाइकली नोन। ठीक है, कैसे पता चला, 75 ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स मिली है हमको, कहां पर, इन दी केव्स ऑफ मदुराई रीजन में केव्स, वहां पर हमको 75 ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं। दीज इंस्क्रिप्शंस डेटिंग टू दी फर्स्ट सेंचुरीज बीसी शो केस अर्ली तमिल मिक्स विद प्राकृत, मतलब यहाँ पर तमिल जो है वो प्राकृत के साथ यहाँ पर मिक्स करके लिखी गई है। क्लियर है नाउ। अब इसमें हमको और क्या क्या चीजें मिली हैं, देखिए एक्सकेवेटेड पॉट शर्ट्स मिले हैं। ठीक है, कुछ और नहीं है इसमें बिगिनिंग। It's unsurprising that substantial Sangam literature was created in the early Christian eras, even though it was compiled by 600. तो as I already told you कि भैया लिखी बहुत पहले गई थी, 300 BC के अराउंड से लेकर 300 AD के अराउंड तक।
ठीक है, बट जो कंपाइलेशन हुआ है इसका वो 600 AD के अराउंड हुआ है। लास्ट लाइन पे ये लिखा है, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें थी जो मैं ऑलरेडी आपको एक एक स्लाइड में समझा दिया था, वो उसके बाद में रिपीटिशंस थे, तो कभी ये मत समझिएगा मैंने लिख के नहीं पढ़ाया, क्योंकि जो लिखना था वो मैंने ऑलरेडी आपको लिखता जा रहा था, है ना, और मैंने आपको पहले ही वो चीज़ क्लियर कर दी थी। तो ये हो पूरा चैप्टर, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, जिसको मैं अगले वाले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।